अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि बूटस्ट्रैप को यूज़ करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। हम शुरुआत के इस इंट्रोडक्शन पेज पर जाएंगे। यहाँ पर क्विक स्टार्ट के लिए हमें काफ़ी डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल हैं। तो जनरल केसेस में जब भी हम बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे हम अपने कॉलेज लेवल का अच्छा सा खासा प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसमें मल्टीपल पेजेस में प्रॉपर एक वेबसाइट है, या फिर हम प्रोडक्शन लेवल का कोड लिख रहे हो, उन सारे केसेस में हम क्या करते हैं, यूजुअली हम बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करते हैं। बट उससे भी ईजियर एंड एक फास्टर तरीका होगा जिसको हम यूज करेंगे, वो है सिंपली इस लिंक को ऐड कर लेना। यानी यहाँ पर ये एक लिंक हमें दिया होगा, इसको और थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो CDN लिंक्स जहाँ पर दिए हुए हैं, तो हमें 2 CDN लिंक्स दिए होंगे, एक CSS का, एक जावास्क्रिप्ट का। हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इस CSS वाले लिंक को इंक्लूड कर लेंगे। तो इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम लिखेंगे लिंक href एंड इसके साथ रिलेशन में हम डाल देंगे इसको एज अ स्टाइल शीट। पहले हमने बात की थी बूटस्ट्रैप के अंदर क्या होती हैं, प्री मेड प्री बिल्ट क्या होती है, स्टाइल शीट्स होती हैं, यानी CSS फाइल्स जिनको हम इंक्लूड करना चाहते हैं। तो हमने CDN का एक लिंक लिया जो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। अब ये CDN क्या होता है, CDN का बेसिक मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क ऐसा नहीं है कि सिर्फ बूटस्ट्रैप के अंदर यूज होता है, और भी डिफरेंट काम होते हैं। तो CDN एक कंप्यूटर्स का नेटवर्क होता है जिसको हम समझ सकते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हो सकता है इंडिया में एक सर्वर हमारा मुंबई के अंदर हो, एक सर्वर हमारा दिल्ली के अंदर हो, एक सर्वर हमारा बेंगलुरु के अंदर हो, एक सर्वर हमारा किसी और स्टेट में हो सकता है। तो इस तरीके के सर्वर हो सकते हैं। अब अगर आप पुणे के अंदर बैठे हुए हैं तो पुणे के अंदर पुणे से चेक किया जाएगा कि सबसे नियरेस्ट सर्वर कौन सा है। तो वो क्या देखेगा, मुंबई वाला सर्वर सबसे पास है, तो जो भी डेटा आएगा वो मुंबई वाले सर्वर से होकर यहाँ पर पुणे वाले कंप्यूटर के पास आ रहा होगा। उसी तरीके से हमारे CDN काम करते हैं। यानी आप दुनिया के किसी भी कोने के अंदर बैठकर अपनी वेबसाइट चला रहे हो, आपका सर्वर जो सबसे पास वाला सर्वर होगा जहां आप बैठे हैं, वहां से आपका कंटेंट डिलीवर हो रहा होगा, रादर देन कि सबसे दूर वाले सर्वर से आपका कंटेंट डिलीवर हो। इसकी मदद से क्या होता है, इसकी मदद से आपका लोडिंग टाइम कम हो जाता है, आपकी वेबसाइट आपको और ज़्यादा फास्ट दिखती है। जितना भी कंटेंट यानी जितने भी स्टाइलिंग या बाकी चीज़ें आप अपनी वेबसाइट के ऊपर देखते हैं, एनिमेशन देखते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जल्दी आपके पास डिलीवर हो जाती हैं। तो ये एक यूजेज होता है CDN का, यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का। तो हमारी जो बूटस्ट्रैप की फाइल्स हैं ये भी कहाँ पर हैं, ये CDN की हेल्प से हमारे पास डिलीवर होती हैं। तो ये एक CDN डिलीवरी नेटवर्क ऑलरेडी सेटअप है बूटस्ट्रैप का। अब इसके साथ साथ CDN के और भी काम होते हैं। जैसे हमारे पास हम YouTube चलाते हैं, YouTube के ऊपर हम बहुत सारी वीडियोस को देख पाते हैं। वीडियो भी क्या है, वीडियो भी अपने आप में एक कंटेंट है। तो वीडियो भी हमारे फ़ोन तक, हमारे लैपटॉप तक पहुंचाने के लिए CDN सेटअप है जो YouTube की वीडियोस को हमारे तक डिलीवर करता है। या हम इंस्टाग्राम पर फोटोज देखते हैं, फोटोज भी क्या है, फोटोज भी कंटेंट है। तो इंस्टाग्राम ने भी अपना एक CDN सेटअप कर रखा था, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जिसकी मदद से वो फोटोज इंस्टाग्राम वाली हमारे पास जल्दी पहुंच पाती है। वरना अगर कंटेंट की डिलीवरी में डिले आएगा तो पूरा दिन हम अपने इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते रहेंगे, रिफ्रेश करते रहेंगे कि फोटोज आ क्यों नहीं रही, जो पहले 2G नेटवर्क्स के अंदर होता था। बट वो चीज़ अब नहीं होती क्योंकि हमारे कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क बहुत फास्टर हो गए हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं हर जगह। तो एक CDN का लिंक हम इंक्लूड करते हैं जिसकी मदद से CSS फाइल्स जल्दी लोड हो जाएंगी हमारी प्रोजेक्ट के अंदर। अब इसके साथ साथ हमने ऑलरेडी index.html के साथ एक style.css तो बनाई है जो खाली है, तो यहाँ पर हम उसे भी इंक्लूड कर लेते हैं। हम लेंगे लिंक, रिलेशन हो गया हमारा वही सेम स्टाइल शीट, एंड उसके साथ इसका लिंक हो गया style.css। बिल्कुल सेम फॉर्मेट में हमने दोनों CSS फाइल्स को इंक्लूड कर लिया। एक बूटस्ट्रैप की है, एक हमारी ओरिजिनल CSS फाइल है। अब जब पहले आप बूटस्ट्रैप की फाइल इंक्लूड करेंगे और बाद में अपनी CSS की फाइल इंक्लूड करेंगे, तो जो स्टाइलिंग आप style.css के अंदर लिखेंगे वो ओवरराइड कर देगी आपकी बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग को। पर अगर इसे आप पहले लिख देते हैं एंड बूटस्ट्रैप को आप बाद में इंक्लूड करते हैं तो बूटस्ट्रैप ओवरराइड करेगा। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बूटस्ट्रैप के ऊपर कस्टमाइजेशंस करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। एंड इसके साथ साथ एक जावास्क्रिप्ट का भी लिंक है जिसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे ही CDN लिंक हम CSS के लिए लिखते हैं, वैसे ही CDN लिंक हम जावास्क्रिप्ट के लिए भी इंक्लूड कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट से बेसिकली क्या होगा, कई सारी ऐसी फंक्शनैलिटी होंगी, जैसे ड्रॉप डाउन की फंक्शनैलिटी होगी, जैसे हमारे बटन की फंक्शनैलिटी होगी। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे नैव बार के अंदर जाकर हम अलग अलग तरीके के नैव बार्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते ही हमारे पास ये सारे ऑप्शंस आ जाएं, या फिर हमारे बटन को क्लिक करते ही कुछ कुछ फंक्शनैलिटी हो जाए। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं
जैसे रीलोड हो गया, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं इनके लिए हमें जावास्क्रिप्ट चाहिए होती है। तो जावास्क्रिप्ट को वैसे तो हम अभी डिटेल में इतना डिस्कस नहीं करेंगे, बट हम चाहें तो इस जावास्क्रिप्ट के लिंक को भी अपनी फाइल के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। इसको इंक्लूड करने के लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, वहीं पर आ जाते हैं CDN लिंक्स, ये जावास्क्रिप्ट का लिंक हमें करना पड़ेगा कॉपी, एंड इसे इंक्लूड करेंगे हम बॉडी टैग से जस्ट पहले। बॉडी टैग से जस्ट पहले हम एक नया टैग लिखेंगे विच इज़ माई स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग में यहाँ पर SRC सोर्स के अंदर हम अपने लिंक को कर देंगे पेस्ट, एंड इस तरीके से हमने जावास्क्रिप्ट का भी लिंक इंक्लूड कर लिया। अब एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल देखते हैं बूटस्ट्रैप के वर्क करने का। अभी तक हमने क्या किया है, अपने वेब पेज के ऊपर कुछ नहीं बनाया है, सिर्फ इन 2 एक्स्ट्रा लिंक्स को हमने इंक्लूड किया है। और मेरी वेबसाइट अभी कैसी दिखती है, रिफ्रेश करें तो अब वेबसाइट अभी खाली है। वेब पेज के ऊपर अब हम क्या करेंगे, एक बटन को क्रिएट करेंगे। मैंने एक बटन को क्रिएट किया, इस पर लिख देते हैं क्लिक मी, सेव, रिफ्रेश। तो इस तरीके का एक क्लिक मी करके बटन मेरे पास क्रिएट होकर आया है। इसे रीसाइज कर लेते हैं तो मेरा ओरिजिनल बटन कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब मैं चाहूँ तो एक बटन को क्रिएट कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। उसके लिए कुछ नहीं करना, मुझे बस इस बटन को या जो भी मेरे कंपोनेंट्स होते हैं उनको बस कुछ स्पेसिफिक क्लासेस दे देनी होती है। जैसे हम इसे एक क्लास दे सकते हैं BTN, एंड इस पर अब लिख देंगे हम क्लिक मी, सेव, रिफ्रेश। इससे क्या हुआ, मेरे पास इस तरीके का एक बटन दिखाई दे रहा है। अब इस बटन को क्योंकि मैंने क्लास BTN दे दी, क्लास BTN कहाँ पर है, क्लास BTN के पास कोई अभी स्टाइल वगैरह नहीं है हमारी style.css में, लेकिन क्लास BTN को स्टाइल दे रखा है ऑलरेडी बूटस्ट्रैप ने। तो क्या हुआ यहाँ पर, तो मेरा क्लिक मी सेकंड जो बटन है वो कुछ इस तरीके से क्रिएट हुआ है, जिसको क्लिक करने के बाद उसकी जो बाउंड्री है वो डिस्प्ले हो रही है, एंड थोड़ा सा डिफरेंस इन बटन्स में मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक और क्लास है जो हम इसे दे सकते हैं BTN डेंजर, रिफ्रेश। तो मेरा बटन कैसा दिखाई दे रहा है, मेरा बटन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। डेंजर का मतलब क्या है, डेंजर का मतलब है इसका बैकग्राउंड कलर रेडिश हो जाए, तो उस तरीके का कलर इसके पास आ गया है। और इस बटन में, मतलब इन दोनों बटन्स के बीच में जो स्टाइलिंग का डिफरेंस है वो हमें क्लियरली देख के पता चल रहा है कि ये मेरा प्योर बिना किसी CSS के जो बटन क्रिएट हुआ है एज कम्पेयर टू सिंपली एक क्लास इंक्लूड करने से एक ऐसा बटन क्रिएट हुआ है जो एक्चुअल रियल लाइफ वेबसाइट जैसा लग रहा है। मतलब अच्छे से स्टाइल, एक अच्छा खासा बटन यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। अगर मेरे पास चॉइस होगी दोनों में से कौन से बटन को वेबसाइट के ऊपर इंक्लूड करना है, तो मैं इसी को हमेशा इंक्लूड करना प्रेफर करूंगी। और इसके लिए मैंने कोई ज़्यादा कोड भी नहीं लिखा, कोई ज़्यादा CSS अलग से नहीं लिखी, सिर्फ क्या लिखा, 2 क्लासेस के नाम इसको मैंने दे दिए। यहीं पर हम चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। सक्सेस से इसका कलर ग्रीन टाइप का मेरे पास हो जाएगा, एंड इस तरीके से और भी डिफरेंट कलर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, स्टाइल अवेलेबल होते हैं, जिनको बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। बट ये एक बेसिक डिफरेंस होता है एक बिना CSS एंड बूटस्ट्रैप वाली CSS के बीच में। अब हम चाहें तो इस फर्स्ट बटन को भी एक अच्छी खासी स्टाइलिंग और इस तरीके का बना सकते हैं, पर उसको बनाने में जो हमें टाइम लगेगा वो वाला एफर्ट बूटस्ट्रैप हमारे लिए बचा लेता है। अब बूटस्ट्रैप के अंदर हम मेजरली 2 तरीके की चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले है हमारे कंपोनेंट्स, एंड सेकंड है हमारे लेआउट्स। कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स हमारे प्री बिल्ट एंड रीयूजेबल पीसेज ऑफ UI हैं। UI के पीसेस कहने का मतलब है कि जैसे बटन्स हो गए, फॉर्म्स हो गए, नैव बार्स हो गए, ऐसी चीज़ें जो एक्चुअली UI के अंदर, यूजर इंटरफेस के अंदर वेबसाइट के फ्रंट एंड के ऊपर हमें दिखाई देती हैं। तो इस तरीके के प्री बिल्ट, पहले से बने हुए और रीयूजेबल ऐसी चीज़ें जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, कि बटन के स्टाइल को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, उस तरीके की चीज़ों को हम देख रहे होंगे। एंड सेकंड जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे लेआउट्स। लेआउट्स कहने का मतलब है ओवरऑल स्ट्रक्चर या फिर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। जैसे हमने फ्लेक्सबॉक्स के अंदर बात की थी कि पर्टिकुलर लेआउट है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि क्रॉस एक्सेस के अलॉन्ग, मेन एक्सेस के अलॉन्ग कितनी स्पेसिंग होगी, किस तरीके से हमारे एलिमेंट्स कहाँ कौन सी डायरेक्शन में जाके अलाइन हो रहे होंगे। उस तरीके की सिमिलर चीज़ें बूटस्ट्रैप में भी वर्क करती हैं। तो बूटस्ट्रैप के अंदर कंटेनर लेआउट के अंदर, ग्रिड के अंदर किस तरीके से हम स्पेस दे सकते हैं या किस तरीके से हम लेआउट प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं लेआउट के अंदर अपने कंटेनर लेआउट की। कंटेनर लेआउट क्या करता है, कंटेनर लेआउट आर यूज्ड टू कंटेन, पैड एंड समटाइम्स सेंटर द कंटेंट विद इन देम। मेन वेबसाइट के ऊपर जाकर हम लेआउट्स में जाएंगे अपने कंटेनर लेआउट में। अब कंटेनर लेआउट में लिखा हुआ है कि कंटेनर इज द मोस्ट बेसिक लेआउट इन बूटस्ट्रैप, और इस लेआउट का काम होता है कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स है, जितना भी हमारा कंटेंट है, उसको कंटेन करके रखना, मतलब उसको एक डिफाइंड स्पेस के अंदर दिखाना। जैसे यहाँ पर इन बटन्स को हम हटा सकते हैं और हम क्या करेंगे, एक डिव बनाएंगे कंटेनर क्लास के साथ। तो इस तरीके से कंटेनर क्लास के साथ डिव बना लिया। ये एक एमिट का शॉर्टकट है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे मैं कुछ भी एक
डॉट करके क्लास नेम लिख सकती हूँ, एंड जब भी हम एमिट पर क्लिक करेंगे वो मुझे क्या करेगा, उसी क्लास नेम के साथ एक डिव क्रिएट करके दे देगा। तो एक शॉर्ट फॉर्म है चीज़ों को लिखने का। तो कंटेनर डिव के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ों को करने वाले हैं। जैसे मान लेते हैं सबसे पहले मैंने H2 हेडिंग बनाई एंड उसके अंदर हम लिखेंगे बूटस्ट्रैप डेमो। इसको कर लेते हैं सेव। एंड इसके साथ साथ हम एक पैराग्राफ बना सकते हैं जिसमें बहुत सारा हम टेक्स्ट लिखेंगे। लॉरम इप्सम इंटू 5 कर देते हैं, तो काफ़ी सारा टेक्स्ट मेरे पास डिस्प्ले होकर आ गया। इसको कर देते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये बहुत सारा मेरे पास कंटेन टेक्स्ट आ गया। अब एक छोटी सी चीज़ हम करने वाले हैं। अभी के लिए इस पूरे टेक्स्ट के ऊपर क्या है, कंटेनर डिव के अंदर ये सारा का सारा है। पर अगर कंटेनर इस डिव के अंदर से मैं क्लास कंटेनर हटा दूँ तो इस कंटेंट के साथ क्या होगा, सेव रिफ्रेश। तो ये कंटेंट अब पूरी की पूरी विड्थ तक जा रहा है। तो कंटेनर का क्या काम होता है, उस विड्थ को, उस कंटेंट को एक पर्टिकुलर सेट ऑफ विड्थ में कंटेन कर लेना। मतलब जब भी कंटेनर हम यूज करते हैं पूरी विड्थ तक नहीं जाता हमारा कंटेंट, कुछ लिमिट होती है। क्या लिमिट होती है, वो सारी की सारी लिमिट हमें यहाँ पर डिफाइन करके मिल जाएगी कि कंटेनर के लिए अगर हमारी स्क्रीन का साइज एक्स्ट्रा लार्ज हो, यानी 1400 पिक्सल से बड़ा है तो 1320 पिक्सल्स तक हमारा कंटेंट जाएगा। अगर 1200 पिक्सल्स है हमारी स्क्रीन का साइज या उससे बड़ा है तो 1140 पिक्सल्स तक जाएगा। 992 पिक्सल से बड़ा है तो 960 पिक्सल्स ऑक्यूपाई होंगे। 768 पिक्सल से बड़ा है यानी मीडियम साइज है तो 720 पिक्सल्स ऑक्यूपाई होंगे। और एक्स्ट्रा स्मॉल के अंदर 100% विड्थ ऑक्यूपाई होगी। तो जब भी कंटेनर क्लास को हम यूज कर रहे हैं तो इस तरीके से हमारे साइजेस वर्क करते हैं जो यहाँ पर मेंशन्ड है। तो इसीलिए जब भी कंटेनर क्लास आएगी मेरा कंटेंट इतनी विड्थ को ऑक्यूपाई कर रहा होगा। अब इसके अलावा एक और छोटी सी चीज़ है जो बूटस्ट्रैप में हमने नोटिस की होगी कि अगर मैं इस बूटस्ट्रैप को यहाँ से हटा दूँ, इसको एक बार कमेंट आउट कर दूँ, तो मेरे इस पूरे पेज के ऊपर से जो भी स्टाइलिंग आई है वो हट जाएगी। अब ये कंटेनर वाला जो ये इसने पैडिंग या मार्जिन जो भी एक्स्ट्रा स्पेस साइड में छोड़ी है ये तो हटेगी। साथ के साथ एक और चेंज हम नोटिस करेंगे कि मेरे फॉन्ट का टाइप भी चेंज हो जाएगा। इसको जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगी मेरा फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया, क्योंकि बूटस्ट्रैप अपने साथ साथ एक पर्टिकुलर फॉन्ट स्टाइल के साथ आता है। बूटस्ट्रैप के अंदर अगर यूटिलिटीज़ वाले ऑप्शन में हम टेक्स्ट के ऊपर जाएं तो इसके अंदर टेक्स्ट के भी कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टाइल हैं जो अवेलेबल हैं। एंड स्टाइल के अंदर हमें पता चलेगा कि ऑलरेडी कुछ फॉन्ट्स हैं जो बूटस्ट्रैप हमें ला कर दे देता है और इन्हीं फॉन्ट्स के अकॉर्डिंग हमारा पेज जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये तो नॉर्मल ब्राउजर के ऊपर जैसा पेज दिख रहा था वैसा दिख रहा था, पर जैसे ही बूटस्ट्रैप आ जाता है वो फॉन्ट स्टाइल तक चेंज कर देता है। तो इस तरीके से बूटस्ट्रैप को जब हम इंक्लूड करते हैं फॉन्ट स्टाइल चेंज होता है, फैमिली चेंज होती है, फॉन्ट साइज चेंज हो जाता है, फॉन्ट का वेट भी चेंज हो जाता है, क्योंकि पहले जो हेडिंग थी उसका वेट ज़रूरी नहीं है अब वाली हेडिंग के ही इक्वल हो। एंड इसके साथ साथ जैसे ही मैंने कंटेनर को इंक्लूड किया इसने क्या किया, मेरे कॉन्टेंट के लिए जो विड्थ लग रही थी उसको भी चेंज कर दिया। हम चाहें तो इसे इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। इंस्पेक्ट करने से पहले एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं अपने पैराग्राफ को, या इनफैक्ट कंटेनर को ही एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। कंटेनर को मैंने बैकग्राउंड कलर दिया येलो, सेव रिफ्रेश। तो इस तरीके से मेरा बैकग्राउंड कलर आ गया। अब देखते हैं इसका जो विड्थ है वो कब चेंज हो रही है। मेरी सेट विड्थ अराउंड 991 या 992 के आसपास पर चेंज हो रही है। तो जैसे ही मेरे स्क्रीन का साइज 992 पिक्सल्स को हिट करेगा वैसे ही मेरी स्टाइलिंग चेंज हो जाएगी। तो जैसे ही स्क्रीन साइज 992 पर जा रहा है वैसे क्या हो रहा है, विड्थ चेंज हो रही है। अब सेकंड बार चेंज कब आएगा, सेकंड बार चेंज एग्जैक्टली 768 पिक्सल्स पर आएगा। जैसे ही हम स्क्रीन को छोटा करते जाएंगे और 768 को हिट करेंगे, एग्जैक्टली 768 पर मेरी विड्थ चेंज हो रही है। तो ये जो ब्रेक पॉइंट्स हैं जहाँ पर चेंज आ रहा है, रिस्पॉन्सिवनेस आ रही है, वो सारे के सारे इस टेबल के अंदर मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पर हम चाहें तो अपने क्लास को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कंटेनर MD पर अगर मैंने शिफ्ट कर दी अपनी क्लास, इस कंटेनर की जगह अगर मेरी क्लास का नाम हो गया कंटेनर मीडियम, तो अब कहाँ तक 100% रहेगा, मीडियम से पहले 100% रहेगा। तो अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करूँ, इसको जैसे ही रिफ्रेश किया यहाँ पर भी कंटेनर MD हम कर देते हैं, सेव रिफ्रेश। जैसे ही रिफ्रेश किया मीडियम कहाँ पर हिट करेगा, मीडियम हिट करेगा 768। तो 768 से पहले पूरी की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई होगी। तो 768 से पहले अब पूरी विड्थ ऑक्यूपाई हो रही है एंड 768 के ऊपर विड्थ ऑक्यूपाई पूरी नहीं हो रही। तो जैसे इस पर आएंगे अब मेरी पूरी विड्थ ऑक्यूपाई हो रही है, जबकि यहाँ पर सिर्फ अगर कंटेनर किया होता हमने इस तरीके से,
तो अब मेरी पूरी विड्थ ऑक्यूपाई नहीं होती, पूरी विड्थ तभी ऑक्यूपाई होती जब हम एक्स्ट्रा स्मॉल साइज पर आ जाते हैं। इसके अलावा एक और स्पेशल क्लास होती है हमारे पास कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड के अंडर हमारी 100% विड्थ ऑक्यूपाई होती है हर केस में, तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं टू कंटेनर फ्लूइड, सेव। यहाँ पर भी बैकग्राउंड में कंटेनर फ्लूइड, रिफ्रेश, तो पूरा टाइम 100% विड्थ ऑक्यूपाई होगी। तो इस तरीके से हमारा जो लेआउट है, मतलब कितनी विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है हमारा कोई भी पीस ऑफ कंटेंट, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंटेनर लेआउट। अब नेक्स्ट कंपोनेंट जिसकी हम बात करेंगे वो है मेरा बटन कंपोनेंट, एंड सबसे ज्यादा यूजफुल कंपोनेंट होगा। इसको देखते ही पूरी की पूरी बूटस्ट्रैप के अंदर क्या चल रहा है, मैक्सिमम चीजें हमें समझ में आने वाली है। तो मेरे जो बटन होते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर वो कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। अगर मुझे किसी भी बटन को बूटस्ट्रैप बटन या बूटस्ट्रैप स्टाइलिंग देनी होती है तो उसके लिए हम एक क्लास इंक्लूड करते हैं विच इज़ माई BTN क्लास, यानी बटन क्लास। अब बूटस्ट्रैप के अंदर वेब पेज पर जाकर हम कंपोनेंट्स में चले जाएंगे बटन्स पर, तो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन बटन से रिलेटेड मुझे मिल जाएगी। तो बेस क्लास क्या होती है बटन के लिए? बेस क्लास होती है मेरी क्लास इज इक्वल टू BTN। हम चाहें तो पूरा का पूरा इसी को कॉपी करके लिख सकते हैं। जैसे अगर मुझे एक बटन को बनाना होगा, ये बैकग्राउंड कलर यहाँ से हम थोड़ा सा हटा लेते हैं एंड इसको वापस से कर देते हैं कंटेनर। तो अगर मुझे कोई बटन क्रिएट करना होगा तो उसके लिए सिंपली हम टाइप रख सकते हैं बटन, क्लास इज इक्वल टू बटन। यहाँ पर टाइप इज इक्वल टू बटन सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि सबमिट बटन ना बन जाए अगर फॉर्म के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं तो, बाकी इसको हटाने से भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सेव, रिफ्रेश। तो इस तरीके से एक बटन बेस क्लास मेरे पास क्रिएट हो गई है। इसमें बेस क्लास की जगह हम लिख सकते हैं क्लिक मी, तो और थोड़ा सा बटन जैसा मुझे ये दिखाई देगा। सेव, रिफ्रेश। सो दिस इज माय बटन। अब इसके अलावा इस बटन को हम डिफरेंट बैकग्राउंड कलर्स दे सकते हैं, यानी बटन्स के बूटस्ट्रैप के अंदर कई सारे वेरिएंट्स होते हैं। तो अगर मुझे ये ब्लूइश कलर चाहिए तो उसके लिए एक और क्लास मुझे इंक्लूड करनी पड़ती है बटन प्राइमरी। ये कलर चाहिए तो बटन सेकेंडरी। सक्सेस, ग्रीन कलर चाहिए तो बटन सक्सेस। रेड कलर चाहिए तो बटन डेंजर। येलो कलर चाहिए तो बटन वार्निंग। तो इस तरीके से अलग अलग क्लासेस है जिनको हम इंक्लूड कर सकते हैं। इनके ये जो नाम है, ये सेकेंडरी का मतलब ग्रेश कलर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, डेंजर का मतलब रेड कलर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये सिर्फ बटन्स के अंदर नहीं, और भी डिफरेंट बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें अगर आप बैकग्राउंड कलर डेंजर सेट करेंगे तो रेड कलर आ जाएगा, या बैकग्राउंड कलर वार्निंग सेट करेंगे तो येलो कलर आ जाएगा। तो बेसिकली सिमेंटिकली यानी मीनिंग वाइज इन्होंने ऑलरेडी कुछ कलर असाइन कर रखे हैं, यानी रेड के साथ डेंजर का मीनिंग असाइन कर रखा है। पर हम चाहें तो इन कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं। कोई फिक्स्ड कलर्स नहीं है, बस एक प्रॉपर सा लेआउट है जो हमें परोस कर दे दिया गया है। इसके साथ अब कोई भी चेंजेस किए जा सकते हैं। हम क्या करेंगे, 2-3 बटन्स क्रिएट करके देख लेते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं दिस इज माई बटन 1। इसको हम कलर देने वाले हैं डेंजर का, लेट्स से कलर दे दिया। सेव, रिफ्रेश। तो इस तरीके से मेरे पास ये मेरा बटन आ गया। यहाँ से एक्सक्लेमेशन हटा लेते हैं। अब 2-3 बटन्स और क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम दे दें सक्सेस, यहाँ पर हम देने वाले हैं वार्निंग। यहाँ पर इनमें से कोई भी एक लेआउट हम चूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने इंफॉर्मेशन चूज़ किया, तो इन्फो के लिए एक पर्टिकुलर सेट कलर है। सेव, रिफ्रेश। तो इस तरीके से अलग अलग बटन्स मेरे पास क्रिएट होंगे। इन्हें चेंज कर सकते हैं टू 2, 3, 4। तो इस तरीके से हम अपने बटन्स को क्रिएट कर सकते हैं। एंड ये नॉर्मल जो हमारे HTML से बटन क्रिएट होगा उससे काफ़ी बेटर दिखने वाले बटन्स हैं। हम चाहें तो इनके बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम चाहें कि बटन इन्फो का जो कलर है आज से वो पिंक कलर होना चाहिए, तो आई कैन जस्ट राइट बटन इन्फो एंड इसका बैकग्राउंड कलर हम चाहें तो रख सकते हैं पिंक के इक्वल। सेव, रिफ्रेश। तो एक कलर मेरे पास चेंज होकर आ जाएगा। बट ऑब्वियसली हवर करने पर जो स्टाइलिंग है उसको भी फिर हमें रीसेट करना पड़ेगा। तो एक बार जब हम बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग को रीसेट करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोई और सिमिलर स्टाइल तो नहीं है, जैसे हवर की एनिमेशन हो गई या कोई और चीज़ हो गई जिसको हमें रीसेट करना पड़े। तो ये बस एक बेसिक एग्जाम्पल था कि किस तरीके से ऑलरेडी जो बूटस्ट्रैप ने स्टाइल दिया है उसको भी रीसेट किया जा सकता है। इसके अलावा बटन्स के अंदर और भी डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जैसे डिफरेंट बटन टैग्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, या हम आउटलाइन बटन्स भी बना सकते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगे। कि पहले से ही आपको इस तरीके का जो और थोड़ा सा सुंदर दिखने वाला बटन है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी जो हमारी बटन डेंजर है, बटन सक्सेस, ये जो क्लासेस थी इसके साथ बस हमें आउटलाइन और ऐड करना पड़ेगा बीच में। तो यहाँ पर अगर हम कर दें बटन आउटलाइन सक्सेस या बटन आउटलाइन
वार्निंग या बटन आउटलाइन इन्फो, सेव, रिफ्रेश। तो ये मेरे अब आउटलाइन बटन्स में कन्वर्ट हो गए। ये एक नॉर्मल बटन है एंड ये मेरे आउटलाइन बटन्स है जो और थोड़े से रिस्पॉन्सिव और थोड़े से बेटर किसी किसी केस में हमें दिख सकते हैं। अब इसके अलावा और भी डिफरेंट चीज़ें हैं जो बटन्स के साथ की जा सकती हैं। हम साइजेस चेंज कर सकते हैं, किसी को हम लार्ज बटन बना सकते हैं, किसी को हम स्मॉल बटन बना सकते हैं। और ये साइजेस चेंज करने के लिए भी हमें बस कुछ क्लासेस को इंक्लूड करना पड़ेगा। लार्ज बटन बनाना है तो ये क्लास हम इंक्लूड कर सकते हैं, BTN लार्ज। स्मॉल बनाना है तो BTN SM विच स्टैंड्स फॉर स्मॉल। जैसे यहाँ पर इस बटन को हम BTN लार्ज बना सकते हैं, इस बटन को हम BTN स्मॉल बना सकते हैं। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये बटन नॉर्मल जो बटन है उनसे थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ये वाला बटन नॉर्मल बटन से आपको साइज में छोटा दिखाई देगा। एंड इसके अलावा बटन्स को हम स्टेट भी चेंज कर सकते हैं, यानी अगर किसी बटन को मुझे अनक्लिकेबल बनाना है तो उसे मैं डिसेबल्ड स्टेट दे सकती हूँ। तो डिसेबल्ड स्टेट देने के लिए सिंपली बाहर डिसेबल्ड लिख देना है। तो यहाँ पर स्मॉल बटन के लिए आई कैन राइट डिसेबल्ड, सेव, रिफ्रेश। तो इस बटन को हम क्लिक नहीं कर पाएंगे। इस बटन पर हवर करेंगे तो कुछ कुछ चीज़ें होंगी, बट इस पर हम हवर कर ही नहीं पाएंगे, ना इसको हम क्लिक कर पाएंगे। अब बटन्स के अंदर एक और स्पेशल चीज़ होती है कि जो हमारे एंकर टैग्स होते हैं या जो हमारे इनपुट एलिमेंट होते हैं, हो सकता है वो पहले से ऑलरेडी एक बटन ना हो, बट उनको हम डिस्प्ले बटन की तरह करा सकते हैं। जैसे अगर मैंने कोई एंकर टैग बनाया, एक एंकर टैग बनाकर देखते हैं। यहाँ पर कोई भी हमने एंकर टैग बनाया, लेट्स सपोज गूगल करने के लिए। इस पर अभी अगर हम चाहें तो इसे कहीं से भी लिंक नहीं करेंगे, सेव, रिफ्रेश। तो मेरा एंकर टैग नॉर्मली कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब अगर इसे मुझे बटन की तरह डिस्प्ले कराना है तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लास दे सकते हैं बटन, एंड उसके साथ साथ इसे कलर के लिए हम रख सकते हैं लेट्स से बटन डार्क, सेव, रिफ्रेश। तो इस तरीके के बटन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी भी है ये एंकर टैग ही, मतलब फंक्शनैलिटी इसकी वही रहेगी कि क्लिक करने से किसी एक लिंक को हम विजिट करेंगे, बट अब जो इसका डिस्प्ले होगा वो एक बटन की फॉर्म में होगा। इसे चाहें तो दूसरी स्टाइलिंग भी दे सकते हैं बटन की, सेव, रिफ्रेश। तो ये अब एक आउटलाइन बटन में कन्वर्ट हो जाएगा, बट इंटरनली ये एक एंकर टैग ही रहेगा एंड इंटरनली ये सारे अपने आप में बटन्स होंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट जिसकी हम बात करेंगे बूटस्ट्रैप के अंदर, इसका नाम है बैज। अब बैजेस को बहुत बार हमने देखा होगा, हमारे पास व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आती हैं, तो व्हाट्सएप के ऊपर कितने मैसेजेस आए हैं वो कैसे दिखाई देता है मुझे। ये मेरा कुछ व्हाट्सएप का मेरे पास सिंबल बन के आता है एंड इसके ऊपर लिखा होता है 10+ मैसेजेस। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो उनको हम बैजेस कहते हैं डेवलपमेंट के अंदर। या फिर हमारे पास फॉलोअर्स या फॉलोइंग आते हैं या ईमेल की नोटिफिकेशन आती है, तो हमारे पास कितनी ईमेल्स पड़ी हुई हैं या इनबॉक्स के अंदर कितनी खाली ईमेल्स हमारे पास हैं, लेट्स से 80+ है। तो इस तरीके से जो ऊपर लिखा हुआ आता है वो हमारा बैजेस की फॉर्म में आता है, इसको हम बैजेस कहते हैं। तो इन बैजेस को क्रिएट करने के लिए हम बूटस्ट्रैप का बैज कंपोनेंट यूज करते हैं। तो जब भी हमें किसी लेबल को शो करना होता है या फिर किसी काउंट को शो करना होता है तो वहां पर बैजेस हमारे काफी काम आते हैं। हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर जाने वाले हैं बैज पर। तो बैजेस कुछ इस तरीके से क्रिएट होते हैं, यानी जो मेरी मेन हेडिंग होगी उसके साथ अगर मुझे कुछ अलग से चीज़ दिखानी है तो उसको हम बैजेस की फॉर्म में दिखा सकते हैं। एक सिंपल बैज को क्रिएट करने के लिए मुझे स्पैन क्रिएट करना होता है। स्पैन एलिमेंट के अंदर हम अपनी क्लास इंक्लूड करते हैं, बैज क्लास, जिसकी मदद से एक बैज क्रिएट होता है एंड फिर हम उस बैज को कोई कलर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट लाइन कर देते हैं, लाइन ब्रेक दे देते हैं एंड उसके बाद एक स्पैन क्रिएट करेंगे। दिस इज माई स्पैन। इस पर हम न्यू लिख सकते हैं एंड इसको हम क्लास दे देंगे बैज, सेव, रिफ्रेश। तो अभी सिर्फ बैज क्लास देने से नहीं होगा, इसको हमें कोई कलर भी देना पड़ेगा। तो इसको हम कलर देने वाले हैं BG सेकेंडरी, सेव, रिफ्रेश। तो यहाँ क्या हुआ, ये न्यू बैज यानी ये छोटा सा एक एलिमेंट मेरे पास क्रिएट होकर आ रहा है जिसको हमने बैकग्राउंड कलर दिया है सेकेंडरी के इक्वल। हम चाहें तो इसको रेड कलर भी दे सकते हैं बैकग्राउंड डेंजर करके, सेव, रिफ्रेश। तो ये कुछ इस तरीके का मुझे दिखाई देगा। हम चाहें तो नोटिफिकेशन के लिए जैसे 10+ ईमेल्स होता है लिखकर हमें दिखाई देता है, तो इस तरीके से 10+ मेरे पास लिखा हुआ आ जाएगा। तो अलग अलग तरीके के हम बैजेस को क्रिएट कर सकते हैं। हम चाहे तो किसी हेडिंग के साथ भी बैज को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे इस H3 हेडिंग के साथ बैज को क्रिएट किया तो सिंपली इस पूरे को लिख सकते हैं। यहाँ हम लिख लेंगे नोटिफिकेशंस एंड यहाँ पर न्यू की जगह या न्यू ही रखते हैं एंड इसे हम कर देंगे प्राइमरी। तो ब्लू कलर मेरे पास आ जाएगा, सेव, रिफ्रेश। तो इस तरीके से नोटिफिकेशन लिखा हुआ आ गया एंड साथ में मेरे पास न्यू का बैज आ गया। हम चाहें तो न्यू की जगह कोई नंबर लिख सकते हैं कि 20+ नोटिफिकेशंस हैं, तो इस तरीके से नोटिफिकेशंस के साथ मुझे ये चीज़ डिस्प्ले होकर दिखाई देगी। अब हमारे जो बटन्स हैं उनके अंदर भी हम बैज को इंक्लूड कर सकते हैं।
जैसे ऑलरेडी मैंने कोई बटन बनाया हुआ है जिसको क्लास दी है बटन क्लास, बटन प्राइमरी, तो उसके अंदर अगर मैं एक बैज को इंक्लूड कर दूं तो वो बैज कहाँ पर दिखाई देगा, बटन के अंदर ही हमें दिखाई देगा। तो इस तरीके का कुछ हम क्रिएट करने वाले हैं। एक लाइन ब्रेक लेते हैं, सेव, नेक्स्ट लाइन। सबसे पहले तो एक बटन क्रिएट करेंगे, इसको हम क्लास देंगे BTN एंड BTN प्राइमरी। ब्लू कलर का हम बटन क्रिएट करेंगे एंड इसके साथ साथ इसी बटन पे हम लेट्स सपोज लिखने वाले हैं फॉलोअर्स। अब साथ के साथ हम क्रिएट करेंगे अपनी एक स्पैन क्लास। इस स्पैन क्लास को हम बनाने वाले हैं बैज, तो इसे क्लास दे देंगे बैज और इसका बैकग्राउंड दे देंगे हम रेड। तो डेंजर लिख दिया एंड कितने फॉलोअर्स हो गए, 100+ फॉलोअर्स लेट्स सपोज हमें डिस्प्ले कराने हैं। तो इस तरीके का हम कुछ सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। इसको कर लिया सेव, रिफ्रेश, तो यहाँ पर आ गया ये एक बटन फॉलोअर्स का जिसमें 100+ फॉलोअर्स मेरे पास डिस्प्ले होकर आ रहे हैं। हम चाहें तो कोई और कलर भी दे सकते हैं, लेट्स सपोज लाइट दे दिया या इसे डार्क दे देते हैं, सेव, रिफ्रेश। तो इस तरीके से मेरे फॉलोअर्स मेरे पास डिस्प्ले होकर आएंगे। इस चीज़ को अपने डिव के अंदर डिस्प्ले कराते हैं, तो यहाँ पर मेरे ये फॉलोअर्स आ गए। कलर भी थोड़ा सा इसका चेंज किया जा सकता है, जैसे यहाँ चाहें तो डार्क की जगह सीधा सेकेंडरी कलर। तो इस तरीके से मेरे 100+ फॉलोअर्स मेरे पास डिस्प्ले होकर आ जाएंगे। अब बैजेस के अंदर और भी डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको हम ट्राई कर सकते हैं। हम पोजीशन ट्राई कर सकते हैं, यानी अपने बैज को हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ कैसे प्लेस कर दें, उसके लिए हमें यूटिलिटीज़ को यूज़ करना पड़ेगा। यानी स्पैन के अंदर अगर हम पोजीशन वाली यूटिलिटीज़ को यूज़ करें, यहाँ पर इसने टॉप की सेटिंग में 0 कर दिया है, स्टार्ट 100 कर दिया है, पोजीशन एब्सोल्यूट। तो इस तरीके से पोजीशन के साथ खेलकर हम इनबॉक्स का बटन बनाकर ऊपर की तरफ प्लेस कर सकते हैं। पर पोजीशन के अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। बाकी आप चाहें तो यूटिलिटीज़ में पोजीशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो आप भी अपने बैज को इस तरीके से प्लेस कर पाएंगे। हम चाहें तो अपने बैज के डिफरेंट बैकग्राउंड कलर्स हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं एंड अपने बैज की हम शेप भी चेंज कर सकते हैं। यानी हम पिल शेप में बैज बना सकते हैं। गोली की शेप में बैज बनाने के लिए मुझे बस एक राउंडेड पिल नाम की क्लास को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अगर मैं अपने इस बैज के ऊपर सिंपली राउंडेड पिल इंक्लूड कर लूँ तो अब इस बैज की शेप चेंज हो जाएगी, रिफ्रेश, तो अब ये इस शेप का हो जाएगा। यहाँ पर जो हमने ऊपर एक बैज बनाया था, यहाँ पर भी इसकी शेप चेंज करने के लिए रिफ्रेश, तो अब इसकी शेप चेंज हो गई है एक राउंडेड पिल की फॉर्म में। तो इस तरीके से बैजेस को हम यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट यूजेस हैं इनके एंड बैजेस को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए या इनकी CSS को भी जाकर अगर हमें पढ़ना है, थोड़ा सा जानना है उसके बारे में, तो हम इस बैजेस वाले सेक्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट जिसकी हम बात करने वाले हैं ये है मेरा अलर्ट कंपोनेंट। अब वेबसाइट के ऊपर अलर्ट्स क्या होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि पेज को जब हम लोड करते हैं तो ऊपर से कुछ ऐसा पॉपअप होता है या कोई ऐसा अलर्ट होता है जो हमें दिखाई देता है। इनको हम कंपोनेंट की टर्म्स में अलर्ट्स कहते हैं। जैसे हो सकता है हम किसी बटन पर क्लिक करें या हमने कोई फॉर्म सबमिट कर दिया और हमारे पास एकदम से पॉपअप निकल कर आता है फेल्ड, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें पता चलेगा कि जो फॉर्म हमने सबमिट किया है वो अच्छे से सबमिट नहीं हुआ, वो फेल हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे अलर्ट्स, ऐसी चीज़ जिस पर वेबसाइट के ऊपर एकदम से ध्यान जाए, इस तरीके की चीज़ें हमें क्रिएट करनी होती है। तो इन अलर्ट्स को क्रिएट करने के लिए हम अपनी अलर्ट क्लास का यूज़ कर सकते हैं। तो हम कंपोनेंट्स के अंदर अलर्ट्स पर जा सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के ये अलर्ट्स हैं जो हमें दिखाई दे जाएंगे। इनके अंदर भी काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल हैं। तो अलर्ट कंपोनेंट को बनाने के लिए, एलिमेंट को बनाने के लिए हमें एक डिव बनाना पड़ता है जिसको हम क्लास देते हैं अलर्ट, एंड फिर इसको डिफरेंट कलर्स देने के लिए हम अलर्ट प्राइमरी, अलर्ट सेकेंडरी, अलर्ट डेंजर, सक्सेस, डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं। तो एक अलर्ट को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम एक डिव बनाएंगे अलर्ट क्लास के साथ, इसको कर लेते हैं सेव। अलर्ट के अंदर लिखा होगा, अभी के लिए लिखते हैं, लेट्स सपोज हमने लिखा डाउनलोड फेल्ड, प्लीज ट्राई अगेन। तो इस तरीके का हमने कुछ लिखा, सेव, यहाँ पर करेंगे रिफ्रेश। अब सिर्फ इतना पार्ट मुझे दिखाई दे रहा है, इसको बैकग्राउंड कलर भी मुझे देना पड़ेगा, तो इसको लिखेंगे बैकग्राउंड, लेट्स से हमने लिखा प्राइमरी, सेव, रिफ्रेश। तो इस तरीके का अलर्ट मेरे पास आएगा। अब सिर्फ बैकग्राउंड प्राइमरी मुझे नहीं देना, हम क्या कर सकते हैं, इसे अलर्ट के हिसाब से कस्टमाइज करने के लिए हम अलर्ट प्राइमरी दे सकते हैं, सेव, रिफ्रेश। तो मेरा अलर्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और ये और ज़्यादा बेटर स्टाइल है। अब अलर्ट प्राइमरी क्योंकि डाउनलोड फेल हुआ है तो हम और थोड़ा सा कलर की टर्म्स में इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। फेलियर के लिए हम रेड कलर यूजुअली दिखाते हैं, सेव, रिफ्रेश। तो आपका डाउनलोड फेल हो गया, प्लीज़ ट्राई अगेन। तो इस तरीके का अलर्ट हम अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करा सकते हैं। इसमें हम कलर के अंदर और भी चेंजेस कर सकते हैं। एक और अलर्ट बनाकर देखते हैं।
यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर स्कोर इज़ 50 आउट ऑफ 50। इस तरीके का कुछ अलर्ट बना सकते हैं। अब इस अलर्ट का कलर चेंज करके हम कर सकते हैं टू ग्रीन, सेव, रिफ्रेश। तो इस तरीके का एक और अलर्ट हमारी वेबसाइट के ऊपर क्रिएट हो जाएगा। तो एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान जाता है। अब अलर्ट्स के साथ और भी कई चीज़ें हैं जिनको हम कर सकते हैं, जैसे लाइव एग्जाम्पल अलर्ट का हम देख सकते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, अलर्ट आएगा, जिसमें मेरे पास एक क्रॉस बटन भी साथ के साथ मुझे डिस्प्ले दिखाई दे रहा है। और जैसे ही क्रॉस को हम क्लिक करेंगे वैसे ही मेरा अलर्ट गायब हो जाएगा। अब ये जो पूरा इफेक्ट है ये सिर्फ CSS की मदद से नहीं आया है, उसके लिए काफ़ी सारी जावास्क्रिप्ट है जिसको लिखा गया है। तो इस तरीके की अगर मुझे चीज़ें करनी है तो बूटस्ट्रैप के अंदर हमें जावास्क्रिप्ट को भी पहले से पढ़ना पड़ेगा। अब साथ के साथ हम अलर्ट्स के अंदर कुछ लिंक्स भी दे सकते हैं, तो एंकर टैग भी कस्टमाइज होकर हमें दिखाई देगा। एंड इसके साथ साथ अलर्ट्स के अंदर हम आइकन्स भी यूज़ कर सकते हैं, यानी गूगल आइकन्स भी यूज़ कर सकते हैं, फॉन्ट ऑसम आइकन्स भी यूज़ कर सकते हैं। पर सबसे आसान होगा कि हम बूटस्ट्रैप के ही आइकन्स यूज़ कर लें। तो इस तरीके से एक आइकन हमने यूज़ किया है, यहाँ पर डिफरेंट आइकन्स है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। एंड डिसमिस करने के लिए भी एक बटन बनाया जा सकता है, यानी क्रॉस डिस्प्ले करा दिया एंड हमारा जो अलर्ट है वो डिस्प्ले हो गया। रिफ्रेश करेंगे तो वापस से दिखने लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये क्लोज बटन ऐड करके देखते हैं। यहाँ पर ये कैसे ऐड हुआ है, एक डिव बनाया गया है जिसको क्लास दी है अलर्ट, इसका बैकग्राउंड येलो करने के लिए अलर्ट वार्निंग एंड अलर्ट डिसमिसेबल, फेड शो, इस तरीके से कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं। और अंदर क्या किया गया है, ये तो टेक्स्ट है पूरा का पूरा जो मेरे अलर्ट के अंदर लिखा हुआ है, इसके साथ साथ एक बटन बना है। ये क्लोज क्या है, ये अपने आप में एक बटन है। इस बटन को क्लास दे दी है बटन क्लोज, तो ये डिस्प्ले होना शुरू हो गया है। तो हम भी क्या करेंगे, मेरा ये जो अलर्ट है कंग्रेचुलेशन योर स्कोर इज़ 50 आउट ऑफ 50, इसके अंदर हम एक बटन बना देते हैं और इस बटन को क्लास दे देते हैं BTN क्लोज, सेव एंड यहाँ पर रिफ्रेश। अभी ये जो मेरा क्लोज है ये मुझे यहाँ पर दिखाई देने लग गया। अब इस बटन को सही जगह प्लेस करने के लिए हमारा जो अलर्ट है उसको हम अलर्ट डिसमिसेबल बना सकते हैं, यानी इस अलर्ट को डिसमिस किया जा सकता है कि क्रॉस करने से इसको हटाया जा सकता है। तो इसको कर लेते हैं सेव। यहाँ पर इसके बारे में और भी डिटेल्स हम पढ़ सकते हैं कि अलर्ट डिसमिसेबल क्लास क्या करती है, adds extra padding to the right of alert and positions the close button। यानी जैसे इस क्लास को हम इंक्लूड कर देंगे वैसे ही क्या होगा, एक्स्ट्रा पैडिंग ऐड हो जाएगी इंटरनली, और जो भी बटन यानी लास्ट में जो भी चीज़ हमने क्रिएट की है वो बिल्कुल राइट की तरफ आ जाएगी। तो इस क्लास को ऐड कर देते हैं अपने अलर्ट के अंदर, सेव एंड यहाँ पर पेस्ट, सेव, रिफ्रेश। तो मेरा बटन कुछ यहाँ पर आकर प्लेस हो गया। अभी भी इसको क्लिक करने से कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें ये वाली चीज़ इंक्लूड करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, इससे डेटा BS डिसमिस इज इक्वल टू अलर्ट, ये एक एट्रीब्यूट है जो ट्रिगर करेगा जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी को। मतलब अभी तक जितनी भी चीज़ें हैं ये सारा का सारा CSS था। अब अगर इस बटन के क्लिक करने से हम कुछ करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना पड़ेगा। और ऑलरेडी हमने क्या किया है, अपनी फाइल में जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप को इंक्लूड कर रखा है, तो हम वो चीज़ कर भी सकते हैं। सिंपली मुझे ये डेटा BS डिसमिस इज इक्वल टू अलर्ट बटन से यहाँ से कॉपी करके इस बटन पर आकर पेस्ट कर देना है, सेव एंड रिफ्रेश। अब जैसे ही इस बटन को हम क्लिक करेंगे वैसे ये गायब हो गया। रिफ्रेश करेंगे वापस आ गया, जैसे ही बटन को क्लिक करेंगे अलर्ट मेरा गायब हो गया। पर ये फंक्शनैलिटी अगर मैंने जावास्क्रिप्ट इंक्लूड नहीं किया होता, ये वाला लिंक स्क्रिप्ट टैग के अंदर, सेव, रिफ्रेश, अब इस बटन को क्लिक करने से कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता। तो जावास्क्रिप्ट की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है जब भी हम छोटे छोटे बटन्स के ऊपर, छोटे छोटे कंपोनेंट्स के ऊपर फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं। बट अभी के लिए क्योंकि हमने ऑलरेडी बूटस्ट्रैप को इंक्लूड कर रखा है तो हम इस फंक्शनैलिटी को रख सकते हैं। तो बेसिकली कई सारी ऐसी चीज़ें हमें बूटस्ट्रैप पेजेस पर दिखाई देंगी जिनको हम थोड़ा सा टेस्ट आउट करेंगे, थोड़ा सा ट्राई आउट करेंगे, थोड़ा सा पढ़ के देखेंगे कि उनका मतलब क्या क्या है। तो कई सारी नई चीज़ें हम साथ के साथ डिस्कवर करेंगे। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट जिसकी हम बात करने वाले हैं ये है मेरे पास बटन ग्रुप। अभी तक क्या है, अभी तक हम इंडिविजुअल बटन्स को क्रिएट करते आए हैं, पर हम बटन्स के अपने आप में ग्रुप भी बना सकते हैं। तो ग्रुप करके कई बटन्स को दिखाया जा सकता है। जैसे बटन ग्रुप के अंदर इस तरीके से हम अगर एक डिव क्लास बना दें जिसके अंदर कई सारे बटन्स हो तो इन सबको हम ग्रुप करके बटन ग्रुप क्लास के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस ये आएगा, एक बार क्या करते हैं, ऊपर वाला पूरा कोड हम हटाने वाले हैं। ये मेरा सिर्फ कंटेनर होगा, खाली पेज, एंड इसके ऊपर पहले तो हम 3 बटन्स को क्रिएट करेंगे। ये मेरा एक बटन आ गया 1, इसी तरीके से 2 एंड 3 मेरे पास आ जाएंगे। इसे हम क्लास दे देते हैं BTN एंड BTN सक्सेस।
सेव, रिफ्रेश। तो ये 3 इंडिविजुअल बटन्स मेरे पास क्रिएट होकर आ गए। यहाँ पर एक हेडिंग H2 भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप डेमो, सेव, रिफ्रेश। तो ये 3 बटन्स मेरे पास डिस्प्ले होकर आ गए। अब ये जो तीनों बटन्स हैं ये एक तरीके से ग्रुप नहीं है, 3 इंडिविजुअल बटन्स हमने बनाए हैं जिनके बीच में मुझे स्पेस दिखाई दे रही है। तो बटन ग्रुप बनाने से क्या होगा, जैसे ही हम चाहें BTN ग्रुप, हम एक डिव क्रिएट कर सकते हैं एंड इन तीनों बटन्स को जैसे ही हम, या इनफैक्ट इनकी एक कॉपी को जैसे ही हम इस बटन ग्रुप के अंदर डिस्प्ले कराएंगे, वैसे ही क्या होगा, इस तरीके से 3 जॉइंट बटन्स मेरे पास क्रिएट होकर आएंगे। तो ये एक बटन ग्रुप है, जबकि ये क्या है, ये 3 इंडिविजुअल बटन्स है। बटन ग्रुप क्रिएट करने से हम मल्टीपल बटन्स को एक सिंगल लाइन के अंदर स्टैक कर सकते हैं, यानी सिंगल लाइन के अंदर एक के बाद एक लिख सकते हैं। तो इस तरीके से एक के बाद एक बटन्स को हमने डिस्प्ले करा दिया है। हम चाहें तो इनके कलर्स को भी डिफरेंट रख सकते हैं, जैसे एक को मैं चाहूँ तो प्राइमरी दे सकती हूँ एंड एक को हम चाहें तो वार्निंग दे सकते हैं, सेव, रिफ्रेश। तो इस तरीके से 3 बटन्स को हम क्रिएट कर सकते हैं और एक को चाहें तो हम आउटलाइन भी बना सकते हैं, सेव, रिफ्रेश। तो इस तरीके से मल्टीपल जो स्टाइलिंग हमने बटन्स के अंदर सीखी थी वो इंडिविजुअल बटन्स के ऊपर ऐड की जा सकती है। तो रिफ्रेश करेंगे तो इस तरीके से मेरे पास बटन्स आ गए और ये जो बटन्स है ये एंकर टैग को बटन बनाकर हम लिख सकते हैं। हम मिक्स स्टाइल ऐड कर सकते हैं, हम आउटलाइन स्टाइल ऐड कर सकते हैं सारे बटन्स के अंदर। जैसे ये वाली चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी कि इस तरीके से सेम कलर विद एन आउटलाइन टैग अगर हमने डाल दिया तो और थोड़े से बेटर तरीके से तीनों बटन्स मुझे दिखाई देंगे। इसके साथ साथ हम चेक बॉक्सेस एंड रेडियो बटन्स के साथ भी सेम चीज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे जो भी इनपुट टाइप चेक बॉक्स या इनपुट टाइप रेडियो हम क्रिएट करते हैं उसमें इस तरीके की फंक्शनैलिटी को हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, उनको बटन टाइप का बना देंगे एंड फिर हम उनको ग्रुप कर सकते हैं। अगर रेडियो बटन्स को इस तरीके से हमें डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए कुछ नहीं करना, इनपुट जो टाइप रेडियो है उसको क्लास हमने बटन दे दी एंड उसके साथ साथ उसको ग्रुप कर दिया हमने बटन ग्रुप डिव के अंदर। तो यहाँ पर याद करने वाली चीज़ ये है कि बटन ग्रुप को जैसे हम कर देते हैं तो इंडिविजुअल बटन्स की जगह ये ग्रुप हो जाते हैं, इनके बीच की जो मार्जिन है वो रिमूव हो जाती है, साथ के साथ जिस तरीके से डिस्प्ले होते हैं वो स्टाइल हमारे लिए चेंज हो जाता है। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट जिसकी हम बात करेंगे ये है मेरा नैव बार। नैव बार हमारे वेबसाइट्स पर कुछ ऐसा दिखाई देता है एंड ये बूटस्ट्रैप का नैव बार है। हम ऑलमोस्ट हर वेबसाइट के ऊपर एक नैव बार देखते हैं, जैसे यहाँ पर बूटस्ट्रैप के ऊपर भी मुझे एक नैव बार दिखाई दे रहा है जहाँ यूजुअली लेफ्ट की तरफ हमारा क्या होता है, हमारा ब्रांड लिखा होता है या फिर उसका लोगो हमारे पास होता है। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। कई वेबसाइट के ऊपर आपको एक सर्च बार भी दिख जाएगा जिसके ऊपर आप कुछ सर्च कर सकते हैं। राइट की तरफ भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे अगर इनकॉग्निटो में जाकर देखें तो अपना कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर भी आपको एक नैव बार दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर यूजुअली लेफ्ट के ऊपर हम अपने ब्रांड का नाम लिखते हैं एंड ये आपको कुछ कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब नैव बार को डिजाइन करने के लिए ऑलरेडी बूटस्ट्रैप के अंदर एक टेम्पलेट होता है जो आपको रिस्पॉन्सिव नेविगेशन दे देता है, यानी रिस्पॉन्सिव आपको चीजें दिखती हैं। जैसे एक सैम्पल नैव बार है जिसको आप डिजाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। ये इसका आपको कोड मिल जाएगा। अभी अपने आप में रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव कैसे है, इसको अगर इंस्पेक्ट करें तो जैसे जैसे स्क्रीन का साइज छोटा होगा, ये नैव बार क्या हुआ, ये नैव बार यहाँ पे आके कोलैप्स हो गया। अभी एक हैमबर्गर मेन्यू का मुझे आइकन दिखाई दे रहा है, इसको हैमबर्गर मेन्यू कहते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे सारे ऑप्शंस वापस आ जाएंगे। तो जैसे ही छोटी स्क्रीन हो जाएगी, यानी आप फोन पर खोलेंगे, आप आईपैड पर खोलेंगे, आप और छोटे स्मार्टफोन्स पर खोलने वाले हैं जब सेम वेबसाइट को, यानी बूटस्ट्रैप वाली वेबसाइट को, तो आपको पूरा का पूरा मेन्यू दिखाई नहीं देगा, आपको ये बटन दिखाई देगा जिसको क्लिक करके इस तरीके से चीजें होंगी। तो जैसे ही स्क्रीन साइज बड़ा होगा वैसे ही अभी अपने नॉर्मल स्टाइल के अंदर आ जाएगा, विच इज माई दिस स्टाइल। तो इस तरीके से रिस्पॉन्सिव नैव बार्स बूटस्ट्रैप की हेल्प से हम बना सकते हैं। तो इनको बनाने के लिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले तो टेक्स्ट ही डिफाइन कर सकते हैं हम। नैव बार को बनाने के लिए हम नैव टैग का यूज करते हैं जिसके अंदर हम क्लास देते हैं नैव बार। तो हम नैव बार के अंदर 2 तरीके से टेक्स्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। एक है मेरी लिंक टाइप का टेक्स्ट, यानी यहाँ पर जो मैंने इंक्लूड किया है ये एक एंकर लिंक है, या फिर हम अपनी स्पैन को भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो उसे कोई भी क्लास दे सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप से हम अपने नैव बार को क्रिएट कर सकते हैं। तो अपनी वेबसाइट के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, कंटेनर डिव के ऊपर भी हम एक नैव बार बनाएंगे। इसको कर लेते हैं सेव एंड इसे हम क्लास दे देते हैं, ये वाली क्लास नैव बार, सेव। एंड यहां पर हम एक एंकर टैग बना लेते हैं जिसके अंदर हम कोई भी अपना ब्रांड नेम लिखेंगे।
एंड यहाँ पर करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ऊपर क्या हुआ, अभी ऊपर एक सिंपल नैव बार क्रिएट हुआ है जिसके अंदर कुछ नहीं है, हमारा एक ब्रांड नेम है जो लेफ्ट की तरफ डिस्प्ले होकर दिखाई देगा। अब हम एंकर टैग जो चाहें तो नैव बार ब्रांड ये क्लास हम इसे दे सकते हैं। इस क्लास को देने के बाद क्या होगा, जैसे ही हम क्लास का नाम सेट करेंगे टू नैव बार ब्रांड, उससे इसकी स्टाइलिंग चेंज हो जाएगी। अभी तो एंकर टैग के ऊपर क्या है, अंडरलाइन भी है, इसका कलर ब्लू है, बट जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे अब इसकी स्टाइलिंग चेंज हो गई है टू दिस नैव बार ब्रांड। यानी अब ये ब्रांड नैव बार के ऊपर किस तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए वो वाली बूटस्ट्रैप स्टाइलिंग इसके ऊपर ऐड हो गई है। इसके साथ साथ हम चाहें तो एक इमेज भी ऐड कर सकते हैं, यानी अगर हमें टेक्स्ट नहीं ऐड करना, अपनी कंपनी का लोगो ऐड करना है तो हम उस इमेज को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस नैव बार के ऊपर बूटस्ट्रैप ने अपना लोगो ऐड किया है, एंकर टैग के अंदर इमेज को हम इंसर्ट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा कई सारी और चीजें होती हैं, जैसे नैव बार के ऊपर अब अगर मुझे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को ऐड करना है तो उनको ऐड करने के लिए हम लिस्ट की फॉर्म में भी अपने ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं। यानी मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई नैव बार नैव के नाम से, उसके अंदर पहला आइटम ऐड किया जो कि मेरा होम है, दूसरा आइटम ऐड किया मेरे फीचर्स हो गए, तीसरा आइटम ऐड किया मेरी प्राइसिंग हो गई, चौथा आइटम ऐड किया मेरा डिसेबल्ड वाला ऑप्शन हो गया। बट इसको करने का एक और आसान तरीका है कि हम डिफरेंट डिफरेंट एंकर टैग क्रिएट कर लें। ये सारा, ये जो होम हो गया, फीचर्स हो गया, प्राइसिंग हो गई, ये सारे के सारे मेरे एंकर टैग्स हैं जिनको हम अपने नैव बार के अंदर ऐड कर सकते हैं। पहले तो नैव बार का बैकग्राउंड सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे बैकग्राउंड बॉडी टर्जरी हम देने वाले हैं। तो एक और क्लास इसे हम दे देते हैं यहाँ पर, सेव रिफ्रेश। तो क्या हुआ, इसका बैकग्राउंड कलर हल्का सा चेंज हुआ है, इतना ज्यादा चेंज नहीं हो बट हल्का सा ग्रेश टोन आ गई है। एंड नैव बार की एक और स्पेशल चीज होती है, जैसे यहाँ पर अगर मैं कोई पैराग्राफ टैग बना दूं जिसके अंदर बहुत सारा हम टेक्स्ट इंक्लूड करने वाले हैं, सेव, ये बहुत सारा पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट मैंने इंक्लूड कर दिया है, रिफ्रेश। अब हम चाहें तो इसे एक क्लास यहां पर दे सकते हैं, इट इज अ स्पेशल क्लास कॉल्ड फिक्स्ड टॉप। तो नैव क्लास के अंदर जैसे ही मैंने फिक्स्ड टॉप ऐड कर दिया, इसे करेंगे सेव, तो अभी क्या हो रहा है, ये सब कुछ यहाँ पर स्क्रॉल हुए जा रहा है, बट जैसे ही रिफ्रेश करेंगे अब मेरा ये जो नैव बार है ये ऊपर फिक्स्ड हो जाएगा टॉप के ऊपर। अब जैसे ही इसको हम स्क्रॉल करेंगे तो नैव बार वैसे का वैसे मुझे पूरा दिखाई देगा, बाकी सारी चीजें इसके नीचे क्या होंगी, स्क्रॉल हो रही होंगी। तो इस तरीके से नैव बार को हम टॉप के ऊपर फिक्स कर सकते हैं, और भी डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं इसको फिक्स करने के। अब क्या करेंगे, नैव बार के ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों को क्रिएट करेंगे, यानी इन ऑप्शंस को हम क्रिएट करने वाले हैं। तो एक नैव बार नैव नाम से एक क्लास बना लेते हैं इसके अंदर। तो ब्रांड नेम के बाद एक नैव बार नैव से हमने डिव क्लास बना ली, इसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट एंकर टैग्स को क्रिएट करेंगे। तो हम पहले होम का बटन रख सकते हैं, उसके बाद हम चाहें तो एक कॉन्टैक्ट का बटन रख सकते हैं, एक और बटन रख सकते हैं, अबाउट अस का ये बटन रख लेते हैं, 3 बटन हम रख सकते हैं। एंड अभी ये एंकर टैग्स की फॉर्म में डिस्प्ले होंगे, यानी 3 बटन्स कुछ इस तरीके से मुझे डिस्प्ले होकर दिखाई देंगे। अब सारे एंकर टैग्स को सेम लाइन पर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी ये जो नैव बार क्लास है इसके अंदर हमें क्लास देनी पड़ेगी विच इज नैव बार एक्सपैंड LG, यानी लार्ज स्क्रीन के ऊपर अपने नैव बार के ऑप्शंस को हमें एक्सपैंड करना है। तो इस क्लास को यहाँ पर दे देते हैं, सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो इस तरीके से एक सिंगल लाइन के अंदर मेरे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब इंडिविजुअल एंकर टैग को मैं क्लास दे सकती हूँ नैव लिंक। नैव लिंक क्लास से क्या होगा, ये लिंक कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएंगे और जो बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग है वो इनके ऊपर आ जाएगी। तो हर एक एंकर टैग को हम क्लास दे देते हैं नैव लिंक एंड इसके साथ साथ href टू हैश। ये कर लेते हैं कॉपी एंड सारे ऑप्शंस के अंदर पेस्ट, सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से मेरे ऑप्शंस अब मुझे दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा हम जूम इन करें यहां पर, तो जैसे इसके ऊपर हम हवर कर रहे हैं वैसे ही क्या हो रहा है, ये ऑप्शन थोड़ा सा डार्क हो रहा है। ये बाय डिफॉल्ट स्टाइलिंग है नैव लिंक की कि जैसे ही हवर कर रहे हैं वो एक्टिव होते ही थोड़ा सा डार्कर कलर लेकर आ रहा है। हम चाहे तो इनमें से किसी एक को डिसेबल्ड भी कर सकते हैं। इसे सिंपली मुझे डिसेबल्ड क्लास देनी पड़ेगी, बट अभी के लिए उसकी जरूरत नहीं है। तो ये होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस, इस तरीके से हम अपने नैव बार के अंदर सेक्शंस बना सकते हैं। अब जब हम इसे इंस्पेक्ट करेंगे तो इंस्पेक्ट करने पे क्या होगा, इंस्पेक्ट करने पे सिंपली जैसे ही स्क्रीन साइज छोटा होगा वैसे क्या हो रहा है, ये ऑप्शंस यहां पर राइट की तरफ आ जाएंगे मेरे पास, एंड और छोटा होगा तो राइट की तरफ ही रहेंगे। बट जैसे ही मेरा लार्ज स्क्रीन साइज आ जाएगा, लार्ज स्क्रीन साइज क्या होता है, लार्ज स्क्रीन साइज की बात की थी हमने कंटेनर के अंदर, यानी लेआउट में जाकर
यानी लेआउट के अंदर जाकर जब हम कंटेनर पर जाएंगे तो मेरे स्क्रीन साइजेस यहाँ पर है। तो अभी हमने क्या दिया है, कंटेनर फ्लूइड दिया है। तो अभी हमारा जो लार्ज स्क्रीन है वो कहाँ पर डिफाइंड है, 992 पिक्सल्स पर है। तो जैसे ही हम 992 पिक्सल्स को हिट करते हैं वैसे ही क्या होता है, वैसे ही मेरे ऑप्शंस जो अभी सिंगल लाइन के अंदर लिखे हुए थे वो सारे के सारे कोलैप्स होकर राइट की तरफ आ जाते हैं। हम चाहते हैं मीडियम पर राइट की तरफ आए तो हम इसको नैव बार एक्सपैंड मीडियम भी लिख सकते हैं। तो नैव बार मीडियम के बाद एक्सपैंड हो जाएगा। तो अब इसे अगर रिफ्रेश करें तो ऑप्शंस छोटे छोटे कब तक रहेंगे, जब तक मीडियम साइज हिट नहीं होता। मीडियम साइज क्या है, मीडियम साइज है 768 पिक्सल्स। तो जैसे ही 768 पिक्सल्स आएगा ये कोलैप्स हो जाएंगे, 768 पिक्सल्स तक कोलैप्स रहेंगे। 768 पिक्सल्स के बाद यानी कुछ यहां पर आते ही ये सारे के सारे एक्सपैंड हो जाएंगे। तो हमारे नैव बार कब कोलैप्स हो कब एक्सपैंड हो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं यहां से। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट चीज जो हम देखने वाले हैं वो है कि यहां पर इसे टॉगल कैसे करें। क्योंकि अभी हमारे यहां पर इंस्पेक्ट कर क्या आ रहा था, राइट की तरफ एक टॉगल बटन आ रहा था। टॉगल बटन हम क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, यानी एक बटन है जिसको हम क्लास दे सकते हैं नैव बार टॉगलर। तो ये सारा का सारा जो कंटेंट है मेरे नैव बार का, इसको एक डिव के अंदर, एक कंटेनर फ्लूइड नाम के डिव के अंदर हम ऐड करने वाले हैं। तो ये सारा कंटेंट आ गया। कंटेनर फ्लूइड डिव के अंदर क्या करेंगे, ब्रांड नेम के बाद हम एक बटन टैग ऐड करेंगे जिसको हम क्लास देने वाले हैं ये वाली क्लास नैव बार टॉगलर, या नैव बार टॉगलर हम ऐड कर देते हैं। साथ के साथ हम इसे एक आइकन दे सकते हैं। तो ये स्पैन क्लास को हम ऐड कर देंगे बटन के टेक्स्ट की जगह पर। ये स्पैन आ गया, मतलब मेरे पास एक टैग आ गया। इससे क्या चेंजेस आएंगे, रिफ्रेश, इससे मेरे ये सारे ऑप्शंस अब राइट की तरफ आ जाएंगे। अब जितने भी हमारे मेन्यू ऑप्शंस हैं उन सब के लिए हम एक डिव क्लास बना सकते हैं। तो ये डिव क्लास आएगी यहां पर। मेन्यू ऑप्शंस के अंदर हमने क्लास को नाम दिया है कोलैप्स एंड नैव बार कोलैप्स। इससे कोलैप्सेबल मेन्यू बन जाएगा। कोलैप्सेबल मेन्यू यानी जो छोटे स्क्रीन साइज पर छोटे साइज में आ जाता है। एंड इसको हमने एक आईडी भी दे दी है, नैव बार नैव ऑल्ट मार्कअप। अब साथ के साथ हम क्या करेंगे, हमारा जो बटन था उस बटन को हम डेटा बीएस कोलैप्स टॉगल, ये एक एट्रीब्यूट है जो इसके लिए सेट करेंगे। तो इस बटन को ये एट्रीब्यूट दे देते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से दो डिव्स हमने बना दिए हैं। एक कंटेनर फ्लूइड डिव हमने ऐड किया है और एक सारे के सारे मेन्यूज को रैप करने के लिए हमने कोलैप्स डिव बनाया है। अब अभी के लिए क्या हो रहा है, वो हमें आइकन अभी भी दिखाई नहीं दे रहा। वो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ये डेटा बीएस टारगेट, इसे हमें करना पड़ेगा कॉपी एंड पेस्ट। इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो जैसे ही हम इंस्पेक्ट करेंगे वैसे ही क्या होगा, जैसे ही छोटे छोटे स्क्रीन साइजेस आएंगे। अब मेरा कोलैप्सेबल मेन्यू आ गया। कहां पर आ गया, जैसे ही लार्ज से हम मीडियम की तरफ शिफ्ट हुए अब हमारे आइकन डिस्प्ले हो रहा है। आइकन पर क्लिक करते ही हमारे सारे मेन्यू ऑप्शंस मुझे दिखाई देने लग जाएंगे। आइकन पर वापस क्लिक करेंगे तो ये वापस हट जाएगा। पर ये सारी फंक्शनैलिटी नैव बार के अंदर वर्क नहीं करेगी अगर हम अपनी जावास्क्रिप्ट को यूज नहीं करेंगे। यानी अगर हम बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, इस पर क्लिक करते जाएं तब भी मेन्यू के ऑप्शंस मुझे दिखाई नहीं देंगे। सिर्फ क्या होगा, ये कोलैप्स हो जाएगा बट कोलैप्स होकर एक्सपैंड नहीं होगा छोटे स्क्रीन साइजेस पर। तो वो फंक्शनैलिटी अगर हमें चाहिए नैव बार के अंदर तो हमें स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपनी जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करना पड़ेगा। अब अगर रिफ्रेश करें तो अब मेरे ऑप्शंस मुझे दिखाई देंगे। तो इस तरीके से एक कोलैप्सेबल एक्सपैंडेबल नैव बार हम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। तो कुछ नहीं किया हमने, यहाँ वाली जो चीजें थी उन्हीं को थोड़ा थोड़ा समझा, उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा हमने वर्कआउट किया है। अब हम चाहें तो और ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं नैव बार के अंदर। हम चाहें तो ड्रॉप डाउन्स को ऐड कर सकते हैं। ये ड्रॉप डाउन भी वर्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। हम चाहें तो डिफरेंट फॉर्म्स भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म्स के बारे में वैसे हम बाद में जाके पढ़ने वाले हैं डिटेल में बूटस्ट्रैप फॉर्म्स के बारे में। बट हम चाहें तो फॉर्म एलिमेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं अपने नैव बार के अंदर। फॉर्म एलिमेंट्स को ऐड करना बहुत ही सिंपल होगा, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होने वाला है। जैसे हमने HTML के अंदर फॉर्म पढ़े थे उसी तरीके के कुछ फॉर्म्स होंगे। जैसे यहाँ चाहें तो एक हम फॉर्म बना सकते हैं। नैव बार के अंदर आ जाते हैं इस डिव के बाद, यहाँ पर हम चाहें तो एक फॉर्म बना सकते हैं। फॉर्म के अंदर एक इनपुट एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज इनपुट ऐड कर दिया। अभी के लिए आर्या लेबल हटा देते हैं। ये जो आर्या लेबल्स होते हैं बेसिकली स्क्रीन रीडर्स के लिए होते हैं। तो स्क्रीन रीडर्स के बारे में हमने ऑलरेडी बात की है, तो आप चाहें तो इन्हें इंक्लूड भी कर सकते हैं। एंड हम एक सर्च बटन ऐड कर देते हैं, सेव
एंड इसे कर देंगे रिफ्रेश। तो यहाँ क्या हुआ, ये सर्च आ गया, ये सर्च बटन आ गया। अब ये इस तरीके से इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि फॉर्म को हमने स्टाइलिंग नहीं दी। फॉर्म को हम ये क्लास दे देते हैं डीफ्लेक्स। तो इस फॉर्म को जब हम क्लास दे देंगे सेव एंड रिफ्रेश, तो इस तरीके से अब मेरे पास सर्च का ऑप्शन भी आ गया। तो यहाँ हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। और ऑब्वियसली फंक्शनैलिटी सर्च वाली हमारे पास होगी नहीं क्योंकि उसके लिए जावास्क्रिप्ट चाहिए और फंक्शनैलिटीज चाहिए, तो इंटरनली काफ़ी सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी पड़ती हैं। बट ऑब्वियसली नैव बार के अंदर अगर मुझे सर्च देना है तो वो ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल होगा। अब जैसे हम विकिपीडिया का पेज खोल सकते हैं तो उसके ऊपर मुझे जो सर्च बार दिखाई दे रहा है, सर्च दिखाई दे रहा है, तो इससे भी बेटर दिखने वाली स्टाइलिंग एक तरीके से हमने अपने सिंपल से वेब पेज के ऊपर क्रिएट कर लिए विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। अब नैव बार के ऊपर जैसे हमने फिक्स्ड टॉप की बात की थी, वैसे हमारे पास और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं। वैसे तो हम चाहे तो कलर स्कीम भी चेंज कर सकते हैं। इसके कलर्स को चेंज करने के लिए जैसे डार्क कलर चाहिए तो हम बीजी डार्क, बैकग्राउंड प्राइमरी, इस तरीके से कई कलर्स को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे इस बैकग्राउंड बॉडी टर्जरी की जगह हम यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड प्राइमरी। तो मेरे पास ब्लू बैकग्राउंड आ जाएगा मेरे नैव बार के लिए। और डेटा बीएस थीम अगर हम कॉपी कर लें, यानी यहाँ पर अगर मैंने ऐड कर दिया डेटा बीएस थीम, तो इस तरीके से एक थीम में चीजें आ जाएंगी। तो थीम डार्क सेट करने से क्या होगा, हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा लाइट कलर में आ जाएगा। तो ब्लैक की जगह अब मेरा टेक्स्ट मुझे व्हाइटिश और ग्रेइश कलर्स में दिखाई दे रहा है। एंड इस तरीके से हम चाहें तो इस सर्च बटन को लाइट पे सेट कर सकते हैं। मेरा जो सर्च बटन है सक्सेस की जगह आउटलाइन लाइट, सेव रिफ्रेश। तो इस तरीके से मेरा सर्च अब मुझे दिखाई देगा। तो कई सारे डिफरेंट चेंजेस हैं जो हम कर सकते हैं और कई सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके अपने नैव बार को और सुंदर बना सकते हैं। अब यहाँ पर जब भी हम नैव बार की बात करते हैं, इसको हम प्लेसमेंट की टर्म्स में भी देख सकते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट हमारा जो नैव बार है वो स्क्रॉल होता रहता है, बट अगर हमें उसे टॉप पे फिक्स करना है तो हम इसे टॉप पे फिक्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिक्स टॉप। हम चाहें तो इसे बॉटम पे भी फिक्स कर सकते हैं। तो फिक्स टॉप की जगह अगर यहाँ पर हम कर दें फिक्स्ड बॉटम, तो ये क्या होगा, बॉटम पे फिक्स हो जाएगा। सेव एंड यहाँ पे आके रिफ्रेश। तो अब ये कितना भी हम स्क्रॉल कर ले वेब पेज के ऊपर, बॉटम पे फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से नेविगेशन में अगर हमें ऐसे फुटर्स बनाने हैं जिसमें नीचे की तरफ नेविगेशन हो, तो वहां पर हम इस नैव बार को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक स्टिकी टॉप का भी ऑप्शन होता है। स्टिकी टॉप की मदद से क्या होता है, इसे हम कर लेते हैं दोबारा से फिक्स्ड टॉप। अब फिक्स टॉप पर अगर ये तो काफी सारा कंटेंट है, काफी सारी हेडिंग H2 है मेरी और कंटेंट है जो इसके नीचे जा रहा है। एंड इसके अलावा अगर हम कुछ चीजें हैं जो ऊपर डिस्प्ले कराएंगे, हेलो वर्ल्ड अगर मैंने ऊपर डिस्प्ले कराया, तो अभी क्या होगा, क्योंकि ये टॉप पर आकर फिक्स हो गया है तो हेलो वर्ल्ड इसी के नीचे जो वो लेयर है वो रह जाती है। बट अगर मैं इसे स्टिकी टॉप कर दूं तो जो कंटेंट हम इसके ऊपर दिखाना चाहते हैं नैव बार के ऊपर, रिफ्रेश करेंगे तो वो कंटेंट क्या होगा, वो कंटेंट अब ऊपर की तरफ मेरे पास मुझे दिखाई देगा। अब जैसे ही स्क्रॉल करेंगे वैसे ही स्टिक कर जाएगा, पर हम इसके ऊपर वाला कंटेंट देख पाएंगे। बट फिक्स्ड टॉप के अंदर ये चीज हमारे पास नहीं होती। फिक्स्ड टॉप के अंदर हम इसके ऊपर का कंटेंट कभी देख ही नहीं सकते। बहुत ज्यादा स्क्रॉल करेंगे तो शायद वो थोड़ा नीचे की तरफ आ जाए, बट कभी भी एज सच हमें एक अच्छा यूआई नहीं मिलेगा। तो ऐसे केसेस में जब मेरे नैव बार के ऊपर भी कुछ कंटेंट होता है जिसको हम दिखाना चाहते हैं, उस केसेस में हम स्टिकी टॉप कर सकते हैं। तो ये काफी सारे डिफरेंट फीचर्स थे जो हमने नैव बार के अंदर पढ़े एंड सारे ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स को हमने कवर कर लिया है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की। नेक्स्ट कंपोनेंट जिसकी हम बात करेंगे ये है मेरा कार्ड्स कंपोनेंट। अब कार्ड्स को ऑलरेडी हमने वेनिला CSS से बनाया हुआ है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर बूटस्ट्रैप का एक इनबिल्ट कार्ड हम यूज करने वाले हैं। तो अब हम चले जाएंगे कार्ड्स के ऊपर कंपोनेंट्स के अंदर, एंड कार्ड्स पर जैसे ही जाएंगे ये एक एग्जाम्पल कार्ड हमें दिखाई दिया हुआ है। अब कार्ड्स के डिफरेंट कंटेंट टाइप्स होते हैं। जैसे कार्ड की बॉडी बनाने के लिए हम एक डिव बना सकते हैं क्लास, जिसको नाम देंगे कार्ड, एंड उसके अंदर एक और डिव आएगा विच इज कार्ड बॉडी। तो इसकी मदद से कार्ड की बॉडी क्रिएट हो जाएगी। टाइटल्स, टेक्स्ट या लिंक्स अगर उसके अंदर ऐड करने हैं तो उसके लिए हम और डिफरेंट क्लासेस को यूज कर सकते हैं। जैसे कार्ड टेक्स्ट लिख देंगे तो कार्ड के ऊपर जो भी टेक्स्ट है वो टेक्स्ट स्टाइलिंग आ जाएगी सारी की सारी। अगर कार्ड के ऊपर कोई मुझे लिंक डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए क्लास दे सकते हैं कार्ड लिंक, किसी भी एंकर टैग को। इमेजेस डिस्प्ले करानी है तो इमेज क्लास को हम क्लास दे सकते हैं कार्ड इमेज टॉप। लिस्ट डिस्प्ले करानी है कार्ड के ऊपर तो हम लिस्ट ग्रुप आइटम, एंड इस तरीके से अलग अलग क्लासेस दे सकते हैं। बट इनके डिटेल में हम इतना नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल पर थोड़ा सा वर्क करेंगे। सिंपली अब हम एक कार्ड क्रिएट करने वाले हैं तो क्या करेंगे, नैव बार के नीचे का मेरा ये जो पेज है इसके ऊपर नैव बार को फिक्स कराने की जगह इसका फिक्स टॉप यहाँ से हटा लेते हैं
एंड इस पैराग्राफ से पहले हम एक कार्ड क्रिएट करेंगे। अब कार्ड को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें एक डिव बनाना पड़ेगा विद अ क्लास कार्ड। तो कार्ड क्लास के साथ ये हमने डिव क्रिएट कर लिया, कर लेते हैं इसको सेव। एंड इस डिव के अंदर सबसे पहले हम एक इमेज ऐड करेंगे। तो एक इमेज ले लेते हैं। सोर्स ऑलरेडी हमने एक इमेज ली हुई है photo.jpg, आप चाहें तो कोई भी इमेज ले सकते हैं। लेट्स सपोज हमने ले लिया photo.jpg और इस इमेज को हम एक क्लास देने वाले हैं जो होने वाली है कार्ड इमेज टॉप, यानी कार्ड के ऊपर ऐसी इमेज जो टॉप के ऊपर जाए वो स्टाइलिंग इसके ऊपर ऐड हो जाएगी। इसको कर लेते हैं सेव। अब कार्ड को हमने सिर्फ इतना बनाया है जिसके अंदर सिर्फ इमेज है, तो मेरा पेज कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसके ऊपर ये मेरा कार्ड आ रहा है। अब इसे और स्टाइलिंग देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कार्ड बॉडी का एक डिव बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक डिव बनाएंगे कार्ड बॉडी के नाम से एंड इसके अंदर कंपोनेंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले एक हेडिंग H5 ऐड कर लेते हैं, पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं और एक एंकर टैग जिसको बटन की तरह हम दिखा रहे हैं उसे ऐड कर लेते हैं। सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो मेरा कार्ड कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है। अब ये कार्ड इतने बड़े एरिया में मुझे दिखाई दे रहा है पर मुझे इतने बड़े एरिया में नहीं चाहिए, तो इसको हम स्टाइल करके कुछ पर्टिकुलर विड्थ दे सकते हैं 18 रेम्स के इक्वल। तो यहाँ पर स्टाइल ऐड कर दिया, सेव रिफ्रेश। तो एक छोटा कार्ड मेरे पास डिस्प्ले होकर आ गया। ये मेरा इमेज वाला पार्ट है, ये मेरी H5 हेडिंग है। यहाँ से मेरे कार्ड के अंदर जो डिस्प्ले हुआ है वो कुछ यहाँ पर है एंड ये मेरा बटन है। हम चाहें तो इस कार्ड को थोड़ी सी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कार्ड टाइटल की जगह आई कैन जस्ट राइट फोटोग्राफी, सेव। इट इज एन आर्ट टू कैप्चर important things। तो इस तरीके का कुछ टेक्स्ट आ जाएगा। बटन के ऊपर हम लिख सकते हैं नो मोर, रिफ्रेश। तो इस तरीके से ये मेरा एक कार्ड बन गया। फोटोग्राफी के बारे में बात हो रही है क्योंकि इमेज वैसी लगाई हुई है, कुछ उसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया एंड नो मोर। इस बटन से हम क्या कर सकते हैं, इसको किसी और पेज की तरफ या किसी और वेबसाइट की तरफ रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सुंदर से दिखने वाले कार्ड को हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर कई ऐसी स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज है जिनको हमें खुद से नहीं ऐड करना पड़ा, जैसे पैडिंग हमें नहीं ऐड करनी पड़ी, मार्जिन नहीं ऐड करनी पड़ी, बैकग्राउंड कलर नहीं सेट करना पड़ा। तो बहुत सारी चीजें जो बूटस्ट्रैप ने हमारे लिए आसान कर दी। तो इस तरीके से अगर हमें कार्ड्स बनाने हैं किसी वेबसाइट के ऊपर तो उनको भी हम बूटस्ट्रैप की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बूटस्ट्रैप के अंदर लेआउट्स में ग्रिड लेआउट की। तो बूटस्ट्रैप का जो ग्रिड सिस्टम होता है वो बहुत ही पावरफुल है एंड ये फ्लेक्सबॉक्स बेस्ड ग्रिड सिस्टम है। यानी फ्लेक्सबॉक्स के अंदर काफी सारी प्रॉपर्टीज थी। फ्लेक्सबॉक्स का काम क्या होता था कि एलिमेंट्स को जितनी स्पेस दी गई है, जिस तरीके से वो डिस्प्ले होते हैं, वो डिस्प्ले चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन स्क्रीन साइज। वैसा सा ही कुछ सिमिलर चीज हमारे लिए ग्रिड सिस्टम करता है बूटस्ट्रैप के अंदर। जैसे अगर हमने 3 कॉलम्स बनाए हैं या फिर अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो इस तरीके से अगर हमने ये कुछ लेआउट क्रिएट किया है तो रिस्पॉन्सिवनेस की टर्म्स में अगर स्क्रीन साइज छोटा होगा तो मेरे पास ये लेआउट भी चेंज होगा। यानी जैसे जैसे स्क्रीन साइज छोटा हो रहा है वैसे वैसे लेआउट में क्या हुआ, एक पर्टिकुलर स्क्रीन साइज पर अब तीनों जो डिव्स थे, तीनों जो मेरे बॉक्सेस थे, उनको पूरी की पूरी विड्थ मिल रही है और जैसे ही इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे वैसे ही लेआउट चेंज होकर कुछ ऐसा बन जाएगा। तो जो लेआउट है वो चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन स्क्रीन साइज। तो कैसे लेआउट में मेरे एलिमेंट्स किस तरीके से डिस्प्ले होकर मुझे दिखाई देंगे वो हम ग्रिड सिस्टम की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं। अब ग्रिड सिस्टम के अंदर एक पर्टिकुलर रूल होता है जिसके ऊपर पूरा ग्रिड सिस्टम वर्क करता है और वो रूल कहता है कि हमारा जो भी रो है वो 12 कॉलम सिस्टम पर वर्क करती है। मतलब बाय डिफॉल्ट जब भी हम बूटस्ट्रैप के अंदर ग्रिड बनाते हैं तो उसमें जो भी रो होगी वो रो इक्वली 12 यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड है। इस तरीके से हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो 12 इक्वल यूनिट्स के अंदर कोई भी मेरी रो है जो डिवाइडेड होती है। अब हम चाहें तो अपने जितने भी एलिमेंट्स होते हैं मेरे ग्रिड सिस्टम के अंदर, तो ये 12 कॉलम सिस्टम है, यानी ये मेरा फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम हो गया, थर्ड कॉलम हो गया, फोर्थ कॉलम हो गया। इन यूनिट्स को हम कॉलम की फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम किसी भी रो के अंदर मान लेते हैं 2 डिव्स बनाते हैं और दोनों डिव्स को हम इक्वल स्पेस देना चाहते हैं तो मैं कह सकती हूँ 1 2 3 4 5 6। तो मेरा जो फर्स्ट डिव है वो 6 यूनिट्स की स्पेस लेगा एंड मेरा जो सेकंड डिव है वो भी 6 यूनिट्स की स्पेस लेगा। तो अगर हम 2 डिव्स को 50-50 स्पेस देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एक डिव 6 यूनिट्स की स्पेस ले रहा है, दूसरा डिव भी 6 यूनिट्स की स्पेस ले रहा है।
तो जो भी मेरा ग्रिड लेआउट है, ग्रिड सिस्टम है, वो 12 कॉलम्स के ऊपर वर्क करता है, 12 इक्वली स्पेस्ड कॉलम्स के ऊपर। तो अपनी एक कोई भी ग्रिड क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ग्रिड को बनाने के लिए हमें एक कंटेनर क्लास की हमेशा जरूरत होगी। बिना कंटेनर क्लास के हम ग्रिड को क्रिएट कर ही नहीं सकते। इसीलिए हम सबसे पहले अपने इस पेज को कंप्लीटली एम्प्टी कर लेते हैं ग्रिड्स को समझने के लिए। ये हमने अपना nav बार भी हम हटाने वाले हैं। सेव, कंप्लीटली खाली पेज हमारे पास आ गया। अब इस पेज के अंदर सबसे पहले हम अपना कंटेनर क्लास वाला डिव क्रिएट करेंगे। इसको कर लिया सेव। इस डिव के अंदर मुझे क्या करना है, अपनी एक रो क्लास बनानी है। तो मैंने बना ली अपनी एक रो क्लास। अब मुझे पता है बाय डिफॉल्ट किसी भी रो के अंदर क्या होता है, किसी भी रो के अंदर मेरे पास कई सारे हम कॉलम्स हैं जो बना सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट एक रो के अंदर 12 यूनिट्स होते हैं। तो 12 कॉलम सिस्टम हमारे पास वर्क करता है। जैसे 12 में से अगर मुझे किसी को भी 6 कॉलम्स देने हैं, यानी 12 में से किसी को भी 50% देना है या 6 कॉलम्स देने हैं, तो मैं सिंपली लिख सकती हूँ कॉल 6। या अगर मुझे 4 कॉलम्स देने हैं तो मैं लिख सकती हूँ कॉल 4, या 2 कॉलम्स देने हैं तो मैं लिख सकती हूँ कॉल 2। 2 कॉलम्स देने का मतलब होगा इतना एरिया देना टोटल में से, 4 कॉलम देने का मतलब होगा इतना एरिया देना, एंड 6 कॉलम देने का मतलब होगा पूरी रो में से 50% एरिया देना। अब हमारे पास कई सारे ग्रिड ऑप्शंस होते हैं। ग्रिड ऑप्शंस कहने का मतलब है कि हमारे पास कई सारे डिफॉल्ट ग्रिड्स होते हैं। डिफॉल्ट ग्रिड्स यानी डिफॉल्ट कैटेगरीज, टीयर्स, यानी हमारे पास एक स्पेसिफाइड साइज है जिसको हम एक्स्ट्रा स्मॉल कहते हैं, एक को हम स्मॉल कहते हैं, एक को मीडियम कहते हैं, एक को लार्ज कहते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। इस तरीके से कई सारे डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अब इन ग्रिड ऑप्शन से पहले हमें समझना पड़ेगा अपने ग्रिड सिस्टम को, विच इज आवर बेसिक लेआउट। बेसिक लेआउट के अंदर हमने ऑलरेडी देख लिया कि अगर हमारे पास 12 यूनिट्स की स्पेस है तो उसको कॉलम्स के अंदर डिवाइड करने के लिए सबसे आसान तरीका होगा डिवाइड करने का कि हम लिख दें सिंपली कॉलम। तो मैंने अपना पहला कॉलम बना लिया, इसको 1 कह देते हैं, और मैंने अपना दूसरा कॉलम बना लिया, इसको 2 कह देते हैं। तो जब भी हम सिर्फ कॉलम और सिर्फ कॉलम लिखते हैं तो मतलब स्पेस इक्वली डिवाइड हो जाती है। इसको कर लेते हैं सेव एंड यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। तो अभी क्या हुआ, यहाँ 1 आ गया एंड यहाँ पर मेरे पास इसे कर देते हैं 2, ये मेरे पास 2 आ गया। बट इसके बैकग्राउंड को हम थोड़ा कलर भी दे देते हैं। तो यहाँ पर बैकग्राउंड को कर देते हैं, लेट्स से सक्सेस कर दिया, एंड इस बैकग्राउंड को हम कर देंगे प्राइमरी। इसको कर देते हैं सेव, रिफ्रेश। तो इसे सक्सेस कर देते हैं एंड प्राइमरी की जगह इसे अभी के लिए डेंजर कर देते हैं। तो ग्रीन एंड रेड का मिक्सचर आ जाएगा। ये मेरे पास 12 जो यूनिट्स थे उसमें से 50% यूनिट्स मेरे 1 ने ले लिए एंड 50% यूनिट्स मेरे 2 ने ले लिए। तो जब भी हम कॉलम लिखते हैं उससे क्या होता है, इक्वली मेरे यूनिट्स डिवाइड हो जाते हैं। मैं चाहूं तो एक और रो को क्रिएट कर सकती हूँ थोड़ा से स्पेस के साथ। तो एक और रो में, नेक्स्ट रो में हम क्या करेंगे, 3 डिव्स को बना देंगे। इसको नाम दे देते हैं 3 एंड इसे हम कलर दे देते हैं सक्सेस। सेव, रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, तीनों डिव्स को इक्वली मेरे यूनिट्स डिवाइड अप होकर मिल गए। इसे 4 यूनिट्स मिले हैं, इस 2 को 4 यूनिट्स मिले हैं और इस 3 को भी 4 यूनिट्स मिले हैं। तो ये तो एक तरीका है कि ऑटोमेटिकली अपने आप मेरे कॉलम्स को यूनिट डिवाइड अप हो जाए। सेकेंड तरीका होता है कि मैं इनको कुछ नंबर्स दे दूं। अब नंबर्स के अंदर हम चाहें तो फर्स्ट वाले को कॉलम 6 दे दें तो कोई चेंज नहीं आएगा। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, इसी तरीके से रहेंगे। पर अगर हम इसे दे दें 4 एंड 2 तो उससे क्या होगा, सक्सेस को 4 यूनिट्स मिलेंगे, डेंजर को 2 यूनिट्स मिलेंगे। रिफ्रेश करेंगे, इसे 4 मिले, इसे 2 मिले, बाकी के जो यूनिट्स बच गए वो खाली स्पेस में चले जाएंगे। बट हम चाहें तो इसे अगर हमने 4 दिया है तो सेकंड वाले को हम 8 यूनिट्स भी दे सकते हैं। तो ये 4-8 का डिवीजन मेरे पास होकर आ जाएगा। सेम चीज हम चाहें तो सेकंड रो के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर कॉलम को मैंने 2 यूनिट्स दे दिए, सेकंड कॉलम को मैंने 8 यूनिट्स दे दिए, थर्ड कॉलम को मैंने दोबारा से 2 यूनिट्स दे दिए। सेव, रिफ्रेश। तो इसे 2 मिले हैं, थर्ड वाले को 2 मिले हैं एंड सेकंड वाले को मेरे पास 8 यूनिट्स मिले हैं। अब अभी जो हमने रोज को इंप्लीमेंट किया है, इनको अगर हम इंस्पेक्ट करें और हर साइज में अगर इनको देखें तो हर साइज में क्या होगा, सेम यूनिट्स फॉलो हो रहे होंगे। मतलब फर्स्ट रो के अंदर 2 को 8 यूनिट ही मिलेंगे, सेकंड कॉलम को एंड फर्स्ट कॉलम को 4 यूनिट्स ही मिलेंगे। और ये सेम डिवीजन चाहे हम किसी भी स्क्रीन साइज पर चले जाएं, इनफैक्ट सबसे छोटे स्क्रीन साइज पर चले जाएं तब भी सेम डिवीजन मेरे पास आ रहा होगा। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे थोड़ी और रिस्पॉन्सिवनेस चाहिए। यानी हम चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्क्रीन साइज को हिट करने के बाद ये क्या करें, सारी 100% विड्थ को ऑक्यूपाई कर ले। तो उस केस के लिए हम ग्रिड ऑप्शंस को यूज करते हैं। तो यहां पर आ जाते हैं हमारे ग्रिड ऑप्शंस। जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे
तुम्हारे पास कई सारे डिफरेंट ग्रिड ऑप्शंस आ जाते हैं। अब ग्रिड ऑप्शन कहने का मतलब क्या होता है, अब इस चीज को और डिटेल में समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा अपने ग्रिड ऑप्शंस को, यानी ग्रिड ऑप्शंस की हेल्प से हम अपने लेआउट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। अब अभी तक हमने कौन सी क्लास को यूज किया है, जैसे हमने कॉलम 6 को यूज किया है, तो कॉलम कहां पर डिफाइंड है, सिर्फ कॉलम क्लास हमारे एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए डिसाइडेड है। तो कॉलम 6 लिखने का मतलब है कि एक्स्ट्रा स्मॉल या उससे बड़े स्क्रीन साइजेस के लिए ये वाला लेआउट एप्लीकेबल होगा। तो मतलब किसी भी डिव को अगर हमने कॉलम 6 दे दिया तो एक्स्ट्रा स्मॉल मतलब सबसे छोटे स्क्रीन साइज से लेकर सबसे बड़े स्क्रीन साइज तक उसके पास हमेशा 50% यानी 6 यूनिट्स वो ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन वहीं पर अगर मैंने लिख दिया कॉलम मीडियम 6, तो इसका मतलब है कि मीडियम स्क्रीन साइज और उससे बड़े स्क्रीन साइजेस के लिए वो 6 यूनिट्स को ऑक्यूपाई करेगा। उससे छोटे के लिए क्या करेगा, उससे छोटे के लिए 100% को ऑक्यूपाई करेगा। जैसे यहाँ पर कॉलम मीडियम लिखने का मतलब है कि 768 पिक्सल्स और उससे बड़े स्क्रीन साइजेस के लिए 50% विड्थ को ऑक्यूपाई करेगा एंड छोटे स्क्रीन साइजेस के लिए क्या करेगा, 100% विड्थ को ऑक्यूपाई करेगा। पर ग्रिड सिस्टम में बेसिक चीजें जो हमें याद रखनी है वो यही याद रखनी है कि ग्रिड सिस्टम के अंदर रिस्पॉन्सिवनेस को ऐड करने के लिए हमारे पास ग्रिड ऑप्शंस होते हैं, हमारे पास फिक्स्ड स्क्रीन साइजेस होते हैं। हम चाहें तो किसी पर्टिकुलर स्क्रीन साइज पर किसी भी डिव को एक पर्टिकुलर विड्थ दे सकते हैं और हमेशा एक रो के अंदर 12 यूनिट्स की विड्थ होती है, उसी को डिवाइड करने का खेल है कि कितने स्क्रीन साइज के ऊपर आप कितनी विड्थ देते हैं। तो अगर हम चाहें तो हमारी ये जो ग्रिड बनी है, सेकंड वाली जो ग्रिड है, इसको हम सेट कर सकते हैं टू ग्रिड मीडियम 2, ग्रिड मीडियम 8 एंड ग्रिड मीडियम 2। इसको कहने का मतलब यह है कि जब तक मीडियम हिट नहीं होता तब तक हर एक इंडिविजुअल कॉलम 100% विड्थ लेगा। जैसे ही मीडियम स्क्रीन साइज आ जाएगा तो वो क्या करेगा, 2 यूनिट्स ले लेगा, ये 8 यूनिट्स ले लेगा, ये 2 यूनिट्स ले लेगा, मतलब सारे के सारे सिंगल रो के अंदर आ जाएंगे। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अब अगर इसे इंस्पेक्ट करेंगे तो जब तक मीडियम हिट नहीं होता तब तक ये जो सेकंड रो है ये इतनी ही मतलब सिंगल रो के अंदर आएगी, पर जैसे ही हम मीडियम को हिट कर लेंगे ये 3 डिफरेंट रोज के अंदर डिवाइड अप हो जाएगी। वैसे ही सेम चीज हम यहां पर कर सकते हैं, इसे कर लेंगे टू एक्स्ट्रा लार्ज 8। अब जब तक एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन साइज है तब तक ये क्या करेगा, तब तक तो हमारे लेआउट को फॉलो करेगा, वरना बाकी केसेस में 100% विड्थ को ऑक्यूपाई करेगा। तो जैसे ही हम एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन साइज पर आ जाएंगे, यानी इस स्क्रीन साइज पर आ जाएंगे, वैसे ही क्या करेगा, हमारे लेआउट को फॉलो करेगा एंड उससे छोटे स्क्रीन साइज के लिए लेआउट को फॉलो नहीं करेगा, हर कॉलम 100% विड्थ को ऑक्यूपाई करेगा। तो इस तरीके से हम अपने ग्रिड सिस्टम को और ज्यादा रिस्पॉन्सिवनेस बना सकते हैं विद द डिफरेंट स्क्रीन साइजेस। अब एक और चीज हम ट्राई कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, कुछ डिफरेंट रोज को क्रिएट करेंगे, यानी इसको यहां पर एक और हम रो क्रिएट करते हैं, इसके अंदर कई सारे हम कॉलम्स बनाएंगे। कॉलम के अंदर हम बहुत सारा टेक्स्ट लिख सकते हैं। लेट्स सपोज ये रैंडम टेक्स्ट हमने लिख लिया है, एक और कॉलम बना लेते हैं, इसके अंदर भी सेम टेक्स्ट हम लिखने वाले हैं एंड इसी तरीके से एक और कॉलम बना लेंगे विद सेम टेक्स्ट। सेव एंड रिफ्रेश। अभी क्या हो रहा है, तीनों कॉलम्स को इक्वल यूनिट की स्पेस डिवाइडेड है। हम चाहें तो इन्हें कुछ कलर भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज हमने इसको दिया बैकग्राउंड सक्सेस, इसे हमने दे दिया बैकग्राउंड वार्निंग एंड इसे भी दे दिया हमने बैकग्राउंड सक्सेस। सेव रिफ्रेश। तो ये 3 कॉलम्स मेरे पास हैं जो इक्वल स्पेस ले रहे हैं। अब हम कुछ इस तरीके की स्पेसिंग देना चाहते हैं कि जब हम इसे इंस्पेक्ट करें तो ये जो हमारी थर्ड रो है, अभी इसके अंदर क्या हो रहा है, तीनों को इक्वली स्पेस डिवाइड अप होके मिल रही है। हम चाहते हैं कि जब छोटे स्क्रीन साइज हों, यानी एक्स्ट्रा स्मॉल से लेकर मीडियम तक, तो इसमें तो सबको 100% विड्थ मिले, यानी सबको मिले, यानी सबको अपने 12 यूनिट्स मिले। और हम चाहते हैं मीडियम से लेकर जो हमारा एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन साइज है तब तक सबको 50% विड्थ मिले, यानी सबको 6 यूनिट्स मिले एंड उसके ऊपर जितने भी स्क्रीन साइजेस हैं उसमें सबको 3 यूनिट्स के इक्वल स्पेस डिवाइडेड हो। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन साइज से ऊपर तक के डिवीजन के लिए हमें लिखना पड़ेगा कॉलम एक्स्ट्रा लार्ज 3 एंड साथ के साथ हम मीडियम को भी क्लब कर सकते हैं, यानी मीडियम के लिए मुझे लिखना पड़ेगा कॉलम, यहां पर हम लिखेंगे MD 6 एंड नीचे वालों के लिए बाय डिफॉल्ट 100% विड्थ तो मिलती है। तो ये दोनों जो ग्रिड ऑप्शंस हैं, इन दोनों को ही हम एक साथ लिख सकते हैं अपनी क्लास के अंदर। तो यहां पर क्या करेंगे, अपनी क्लास के अंदर हम लिखने वाले हैं कॉलम मीडियम 6 एंड कॉलम एक्स्ट्रा लार्ज 3, या यहां पर 4 लिख देंगे। 4 से क्या होगा, तीनों में इक्वली डिवाइडेड हो जाएंगे। सेम चीज हम यहां लिख सकते हैं, सेम चीज हम इसमें लिख सकते हैं। सेव एंड रिफ्रेश। अब थोड़ी सी
डिफरेंट स्टाइलिंग होगी। यानी जब तक मीडियम हिट नहीं होता तब तक 100% स्क्रीन की विड्थ ऑक्यूपाई करेंगे। जैसे ही मीडियम हिट होगा, मीडियम हिट हुआ तो क्या किया, इसने भी 50% ऑक्यूपाई कर लिया, इसने भी 50% ऑक्यूपाई कर लिया, इसने भी 50%। फर्स्ट के 50 एंड सेकंड के 50 से 100% यानी एक रो भर गई, तो ये थर्ड वाला क्या हुआ, सेकंड रो के अंदर आ गया। और जैसे ही हम एक्स्ट्रा लार्ज को हिट करेंगे वैसे ही क्या होगा, एक्स्ट्रा लार्ज यानी इस स्क्रीन साइज में तीनों इक्वली मेरी स्क्रीन के ऊपर डिवाइड अप हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम चाहें तो अलग अलग ग्रिड ऑप्शंस को एक साथ सेम डिव के अंदर कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वर्टिकल अलाइनमेंट के बारे में। अभी तक शुरुआत में हमने क्या डिस्कस किया था कि बूटस्ट्रैप फ्लेक्स बॉक्स के कॉन्सेप्ट्स पर वर्क करता है। यानी फ्लेक्स बॉक्स के अंदर जो हमने जस्टिफाई कंटेंट सीखा था, अलाइन आइटम सीखा था, अलाइन सेल सीखा था एंड और भी जो डिफरेंट एट्रीब्यूट सीखे थे वो सारे के सारे मेरे बूटस्ट्रैप के अंदर वर्क करते हैं। तो उन एट्रीब्यूट्स को वर्क कराने के लिए हमें लेआउट के अंदर कॉलम्स में जाना पड़ेगा। तो यहां पर जाकर कॉलम्स में जाकर हम कई सारी डिफरेंट चीजें वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे वर्टिकल अलाइनमेंट चाहिए तो उसके लिए हम अलाइन आइटम्स कर सकते हैं। स्टार्ट चाहें तो स्टार्ट में कर सकते हैं, सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं तो सेंटर में कर सकते हैं, अगर एंड में अलाइन करना चाहते हैं तो एंड में कर सकते हैं। तो इसको एक बार टेस्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर डिव के अंदर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपना टेक्स्ट ऐड करने वाले हैं। तो यहां पर एक्स्ट्रा टेक्स्ट हमने ऐड कर लिया, इसको करेंगे सेव, रिफ्रेश। तो ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा टेक्स्ट ऐड हो गया। इसके अलावा एक और अपना डिव यहां पर हम बना लेते हैं, सेव डिव को यहां पर ऐड कर लेते हैं। तो इसे भी कलर हम दे देते हैं, लेट्स से डेंजर, सेव, रिफ्रेश। तो कई सारे डिफरेंट डिव्स हमारे पास आ गए। अब अभी के लिए इनको हम क्या करेंगे, इक्वल स्पेस देने वाले हैं। तो सिंपली यहां पर लिख देंगे कॉलम, इसके लिए भी हम कॉलम लिख देंगे, इसके लिए भी कॉलम लिख देंगे एंड इसके लिए भी हम कॉलम क्लास कर देंगे, सेव, रिफ्रेश। तो इक्वल स्पेस सबको मिल गई। अब हम क्या करने वाले हैं, अपनी रो को एक हम क्लास दे देंगे विच इज अलाइन आइटम्स स्टार्ट। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने से क्या हुआ, मेरे ये जो डिव्स हैं ये सारे सब स्टार्ट की तरफ अलाइन हो गए। यहां पर मेन एक्सिस क्या है, मेन एक्सिस है लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ। क्रॉस एक्सिस क्या है, क्रॉस एक्सिस है टॉप से लेकर बॉटम की तरफ। और अलाइन आइटम्स क्या करता है, अलाइन आइटम्स क्रॉस एक्सिस में स्टार्ट की तरफ अलाइन कर रहा है यहां पर। और स्टार्ट कहां है, स्टार्ट है टॉप की तरफ, तो सारे के सारे एलिमेंट्स टॉप की तरफ अलाइन हो गए। सेम चीज अगर मैं चाहूं तो सेंटर की तरफ हम कर सकते हैं, सेव, रिफ्रेश। तो सारे आइटम्स क्या हुए, सेंटर की तरफ अलाइन हो गए। अगर हम चाहें तो एंड की तरफ भी अलाइन कर सकते हैं, तो सारे के सारे आइटम्स कहां हुए, एंड की तरफ अलाइन हो गए। हम चाहें तो अलाइन सेल्फ को भी यूज कर सकते हैं, यानी इंडिविजुअल डिव के ऊपर अगर मान लेते हैं ये वाला जो मेरा डिव है, ये रेड वाला डिव, रेड वाले डिव के लिए जहां पर कलर डेंजर है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे अलाइन आइटम्स, इसको कर देते हैं स्टार्ट, सेव। ये आइटम्स नहीं, यहां पर होगा अलाइन सेल्फ, सेव, रिफ्रेश। तो क्या हुआ, बाकी सारे तो एंड की तरफ अलाइंड हैं क्योंकि अलाइन आइटम्स एंड किया है। इसको अलाइन सेल्फ स्टार्ट किया है तो रेड वाला कहां पर गया, स्टार्ट की तरफ चला गया। तो इस तरीके से फ्लेक्स बॉक्स के जस्टिफाई कंटेंट जैसे और भी डिफरेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम वर्कआउट कर सकते हैं क्योंकि उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस अवेलेबल है। तो ऐसे हम वर्टिकल अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं अपने ग्रिड्स के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं बूटस्ट्रैप के अंदर एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को जो होते हैं हमारे फॉर्म्स। अब फॉर्म्स के अंदर कई सारी डिफरेंट चीजें हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं, पर हम उतना ज्यादा एक्सटेंसिवली डिस्कस नहीं करेंगे। हम इंपॉर्टेंट चीजों की बात करने वाले हैं, जैसे हमारे फॉर्म कंट्रोल्स हो गए, सिलेक्ट हो गए, चेकबॉक्स एंड रेडियो हो गए, या फिर हमारे फॉर्म का प्रॉपर जो लेआउट होता है वो हो गया। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म कंट्रोल्स की। अब जब भी हम फॉर्म्स की बात करते हैं उसमें कई सारे डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। हम वैलिडेशन देख सकते हैं, रेंज देख सकते हैं, सिलेक्ट देख सकते हैं, लेआउट, इनपुट ग्रुप्स, चेक्स, रेडियोस, कई सारी चीजें देख सकते हैं। और ये हमारा एक बेसिक फॉर्म है जिसको क्रिएट किया गया है विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। तो इसका कोड कुछ इस तरीके से हमारे पास अवेलेबल होगा। अब जब भी हम फॉर्म को क्रिएट करते हैं तो फॉर्म कंट्रोल हमारे पास होते हैं, मतलब डिफरेंट, जैसे इनपुट एलिमेंट कैसे क्रिएट करना है, टेक्स्ट एरिया कैसे क्रिएट करना है, और एक अपग्रेडेड इनपुट बॉक्स या अपग्रेडेड रेडियो बटन्स, उन सबको हम देखने वाले हैं फॉर्म्स के अंदर, यानी जिनके अंदर ऑलरेडी स्टाइल ऐड हो रखा है। तो सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल की बात करते हैं, यानी कि हम टेक्स्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं। अब टेक्स्ट को फॉर्म के अंदर ऐड करने के लिए हम कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल लेंगे। हम सबसे पहले एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्म टैग बनाएंगे, इसको कर लेते हैं सेव। अब फॉर्म टैग के अंदर हम एक क्लास देते हैं MB3। इस क्लास को देने का मतलब है मार्जिन बॉटम 3। तो एक डिफॉल्ट मार्जिन है जिसके बारे में हम यूटिलिटीज में जाकर पढ़ सकते हैं।
इसकी मदद से क्या होगा, जो भी मेरा फॉर्म क्रिएट होगा उसके अंदर कोई स्पेसिफिक स्टाइलिंग पहले से ऐड होकर आएगी। तो इसके अंदर हम एक लेबल एंड एक इनपुट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले फॉर्म के अंदर एक लेबल बना लेते हैं। लेबल को हम लिख देते हैं ईमेल, एंड साथ के साथ हम एक इनपुट क्रिएट करेंगे जिसका टाइप होगा टेक्स्ट। तो इसके अंदर एक प्लेस होल्डर ऐड कर सकते हैं, ईमेल, सेव। अब इसको साथ के साथ कुछ क्लासेस दे देते हैं। क्लास हम इसको देंगे फॉर्म कंट्रोल, यानी इनपुट को हम क्लास देने वाले हैं फॉर्म कंट्रोल, एंड लेबल को हम क्लास देने वाले हैं फॉर्म लेबल। तो इसको हमने क्लास दे दी फॉर्म लेबल। इन दोनों को कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो मेरा फॉर्म कैसा क्रिएट हुआ, ये मेरा फॉर्म आ गया जिसमें ईमेल मेरा लेबल है, एंड यहां पर आकर हम अपनी ईमेल को टाइप कर सकते हैं। अभी ये जो लेबल है इस इनपुट के साथ कनेक्टेड नहीं है। कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों की आईडी को सेम करना पड़ेगा। तो यहां पर एक आईडी ऐड कर देते हैं, आईडी इज इक्वल टू ईमेल, एंड इसे कर देते हैं फॉर ईमेल, सेव, एंड अब हो गया रिफ्रेश। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे वैसे ये हाईलाइट हो जाएगा। यहां पर आकर hello@ अपना college.in, इस तरीके से हम अपनी कोई भी ईमेल जो है उसको ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑलरेडी एक स्पेसिफिक स्टाइलिंग जो है हमारे लिए ऐड हो गई है। जैसे स्टाइल में क्या है, जैसे ये एक्टिव हो जाता है मेरा इनपुट एरिया, वैसे ही क्या है यहाँ पर हाईलाइट हो जाता है, ब्लू कलर से हाईलाइटेड है। तो काफी सुंदर सा स्टाइलिंग फॉर्म्स के लिए ऑलरेडी एडेड है। तो जब भी हम फॉर्म के अंदर लेबल को क्रिएट करेंगे उसको क्लास देंगे फॉर्म लेबल, एंड जब भी इनपुट को क्रिएट करेंगे उसको हम क्लास दे देंगे फॉर्म कंट्रोल। अब जैसे हमने ईमेल को ऐड किया वैसे हम एक और लेबल और इनपुट ऐड कर सकते हैं अपने पासवर्ड के लिए। तो इसको कर देते हैं फॉर पासवर्ड, एंड इसका आईडी भी कर देते हैं पासवर्ड। यहाँ पर लिख देंगे पासवर्ड, टाइप में भी हम सेम चीज़ लिख देंगे विच इज़ माई पासवर्ड, एंड प्लेस होल्डर में भी पासवर्ड, सेव, एंड यहाँ पर कर देंगे रिफ्रेश। तो एक मेरे पास ईमेल हो गया, एक मेरे पास ये पासवर्ड हो गया। अब इस फॉर्म के अंदर हम चाहें तो और इनपुट्स भी ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मेरी इस क्लास MB3 का क्या मतलब था। जब भी हम अपने बूटस्ट्रैप के अंदर यूटिलिटीज पर जाते हैं तो यूटिलिटीज में स्पेसिंग के अंदर जाकर हम अपनी मार्जिन एंड पैडिंग की यूटिलिटीज को यूज कर सकते हैं। तो कई सारी नोटेशन है जिनको हम यूज कर सकते हैं। अगर मुझे कहीं भी मार्जिन सेट करनी है तो हम M को यूज कर सकते हैं, पैडिंग सेट करनी है तो P को यूज कर सकते हैं, एंड उसके साथ मान लेते हैं मुझे मार्जिन बॉटम सेट करनी है तो MB को अगर कंबाइन कर देंगे तो मार्जिन बॉटम हो जाएगा, PB को कंबाइन कर देंगे तो पैडिंग बॉटम हो जाएगा। एंड फिर हम साइजेस डिफाइन कर सकते हैं। 3 का मतलब है बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन या पैडिंग सेट होगी, अगर मुझे 1.5 टाइम्स करनी है तो हम 4 सेट कर देंगे, 3 टाइम्स करनी है तो हम 5 सेट कर देंगे। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से हम अपनी मार्जिन एंड पैडिंग को सेट कर सकते हैं स्पेसिंग में। बट बूटस्ट्रैप की स्पेसिंग में हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बेसिकली अपने फॉर्म को हमने MB3 क्लास दे दी है ताकि स्पेसिंग थोड़ा सा ठीक सेट रहे। अब हम चाहें तो फॉर्म इनपुट्स को साइज में बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। जैसे फॉर्म कंट्रोल LG से मेरा जो इनपुट बॉक्स होगा वो साइज में बड़ा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। हम चाहें तो इसे स्मॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक और लेबल से हम इनपुट करा सकते हैं, लेट्स सपोज अपना एड्रेस। तो फॉर एड्रेस, यहाँ पर भी ID कर लेते हैं एड्रेस, ये भी कर लेते हैं एड्रेस, एंड इसको भी एड्रेस। तो अभी क्या है, ये मेरे पास मेरा एड्रेस आ गया है। बट हम चाहते हैं कि ये वाला जो इनपुट हो ये थोड़ा सा साइज में बड़ा हो। तो साइज में बड़ा करने के लिए इसकी जो क्लास है फॉर्म कंट्रोल, उसकी जगह कर देंगे इसको फॉर्म कंट्रोल लार्ज, सेव, रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, साइज में थोड़ा सा बड़ा होकर मेरे पास आया है। यहीं पर इसे अगर हमने स्मॉल कर दिया होता तो इस साइज में स्मॉल होकर हमारे पास आता। इसका टाइप यहाँ पर कर देते हैं हम टेक्स्ट, सेव, एंड नाउ रिफ्रेश। तो इस तरीके से हम जो भी हमारा एड्रेस है, लेट्स से कोई मुंबई में रह रहे हैं तो हम अपना एड्रेस इस पर इनपुट कर सकते हैं। अब अपनी स्पेसिंग को और ठीक करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी ये जो क्लास MB3 है इसको फॉर्म को देने की बजाय हम इंडिविजुअल आइटम्स को दे सकते हैं। मतलब MB3 क्लास के अंदर मैं एक डिव क्रिएट कर सकती हूँ जिसके अंदर मेरा इनपुट एंड लेबल दोनों वैल्यूज चले जाएंगे। सिमिलरली एक और MB3 हम क्रिएट करेंगे जिसके अंदर सेम इनपुट एंड लेबल को कॉपी करके हम पेस्ट कर सकते हैं। ये एड्रेस अभी के लिए हटा लेते हैं, सेव, एंड नाउ रिफ्रेश। तो अब क्या होगा, थोड़ी सी स्पेसिंग यहाँ पर बढ़ गई है। तो अब क्या हुआ, मेरी मार्जिन बॉटम आ गई है मेरे इंडिविजुअल डिव आइटम्स के ऊपर। अब फॉर्म्स के अंदर और भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज फॉर्म के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सिलेक्ट।
सिलेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, एक ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर कई सारे डिफरेंट आइटम्स होंगे जिनको हम सिलेक्ट कर पाएंगे। अब सिलेक्ट के लिए हमें सिलेक्ट टैग को लिखना पड़ेगा और क्लास देनी पड़ेगी फॉर्म सिलेक्ट। तो हम क्या करेंगे, अपने फॉर्म के अंदर एक और डिव बना लेते हैं जिसके अंदर क्लास होगी MB3 एंड इसके अंदर हम अपना सिलेक्ट टैग लिखेंगे। सिलेक्ट टैग के अंदर हम अपनी क्लास देने वाले हैं फॉर्म सिलेक्ट। अब फॉर्म सिलेक्ट के अंदर कई सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनको हम सिलेक्ट के लिए दे सकते हैं। तो ऑप्शन टैग का हम यूज करेंगे। ऑप्शन टैग के अंदर कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज हमने ऑप्शन दिए 1, इसी तरीके से हम मल्टीपल ऑप्शंस दे सकते हैं। यहां पर हमने दे दिया 2, यहां पर हमने दे दिया 3 एंड इन सब के लिए हम अपनी एक वैल्यू सेट कर सकते हैं। सेव एंड यहां कर लेंगे रिफ्रेश। एक सिलेक्ट के लिए मेरे पास ड्रॉप डाउन आ गया, इस पर क्लिक करेंगे तो मल्टीपल ऑप्शंस है जिनको हम जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसी को हमें और बेहतर करना हो तो हम इस सिलेक्ट को यहां पर नाम दे सकते हैं। लेट्स सपोज एक और ऑप्शन हमने यहां पर क्रिएट कर लिया जिस पर हम लिख सकते हैं सिलेक्ट समथिंग, और इसको हम क्या देंगे, इसको हम ऑलरेडी सिलेक्टेड लिखेंगे, सिलेक्ट समथिंग। एंड अब ये मेरा ड्रॉप डाउन है जिसके ऊपर जाकर हम कोई भी चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर इसे और थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए हम लिख सकते हैं चूज योर सिटी। सिटीज के ऑप्शंस दे देते हैं यहां पर। लेट्स से मुंबई आ गया, मेरे पास दिल्ली आ गया, मेरे पास पुणे आ गया। सेव रिफ्रेश। अब चूज योर सिटी में ड्रॉप डाउन आया, हम अपनी सिटी जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके के कई सारे ड्रॉप डाउन आपने डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर देखे होंगे। दे आर नथिंग बट द सिलेक्ट ऑप्शन। तो सिलेक्ट ऑप्शन की हेल्प से इस तरीके के ड्रॉप डाउन को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही सेम चीज हमें दिखाई गई है। हम चाहें तो साइजेस को भी चेंज कर सकते हैं। तो फॉर्म सिलेक्ट लार्ज से क्या होगा, लार्ज साइज का आ जाएगा। SM से क्या होगा, स्मॉल साइज का हम ऑप्शन चूज कर पाएंगे। हम चाहें तो डिसेबल्ड भी रख सकते हैं। तो ये मेरा एक डिसेबल्ड सिलेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चीज जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म्स के अंदर वो है हमारे चेक बॉक्सेस एंड रेडियो बटन्स। तो इनको हम काफी फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं एंड चेक बॉक्सेस को बाय डिफॉल्ट डिफरेंट स्टाइल दे रखा है हमने बूटस्ट्रैप के अंदर। जैसे हम क्या करें, अपने फॉर्म के अंदर अगर हम एक नॉर्मल चेक बॉक्स बनाएं, जैसे यहां पर एक हम डिव बना लेते हैं, इस डिव को हम क्लास दे देंगे लेट्स से नॉर्मल। ये क्लास हमने अपनी तरफ से दी है एंड एक और क्लास दे देंगे विच इज MB3। तो यहां पर एक लेबल लिख देते हैं। लेबल को हम लिख देंगे अग्री। तो और इसके साथ हम एक इनपुट अटैच कर देंगे जिसका टाइप होगा चेक बॉक्स। तो इससे हम ID दे देते हैं अग्री एंड लेबल को अटैच करने के लिए भी अग्री। इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, एक नॉर्मल चेकबॉक्स मेरे लिए क्रिएट हो गया। अब इसी सेम चेकबॉक्स को अगर मुझे बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग देनी है तो पहले तो इस नॉर्मल को हटा लेते हैं एंड अब इसे हम बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग देने के लिए कुछ क्लासेस को ऐड करेंगे। कौन सी क्लास ऐड करेंगे, सबसे पहले तो हमें अपनी फॉर्म चेक क्लास को ऐड करना पड़ेगा। तो इससे हम फॉर्म का एक चेकबॉक्स क्रिएट करेंगे। उसके बाद इनपुट के अंदर हम फॉर्म चेक इनपुट लिखेंगे, लेबल के अंदर फॉर्म चेक लेबल लिखेंगे। तो इनपुट के अंदर हम एक क्लास ऐड कर देंगे फॉर्म चेक इनपुट एंड लेबल के अंदर क्लास ऐड कर देंगे फॉर्म चेक लेबल। यहां पर ID कर देते हैं चेंज, इसे कर देते हैं अग्री बूटस्ट्रैप एंड इसे भी कर देते हैं अग्री बूटस्ट्रैप। सेव एंड नाउ रिफ्रेश। हम चाहें तो दोनों ऑप्शंस के अंदर अपने लेबल को बाद में इंक्लूड कर सकते हैं। इस वाले लेबल को भी मैंने ऐड कर दिया है बाद में। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये क्या है, ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन है जो मैंने चेकबॉक्स नॉर्मल HTML से क्रिएट किया है एंड ये मेरा वो चेकबॉक्स है जिसको मैंने बूटस्ट्रैप से क्रिएट किया है। इसके अराउंड मुझे एक हाईलाइटेड ग्लो दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा बेटर स्टाइल दिखाई दे रहा है। इसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा है एज कम्पेयर टू द डिफॉल्ट चेकबॉक्स। ये डिफरेंस इन स्टाइलिंग आ जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल HTML एलिमेंट्स। तो इस तरीके से हम अपने चेकबॉक्सेस को क्रिएट कर सकते हैं एंड सिमिलर वे में हम अपने रेडियो बटन्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मेरे रेडियो बटन्स हैं। कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ अपना टाइप चेंज करके इसे रेडियो कर देना है। तो इसे कर देते हैं कॉपी एंड पेस्ट। तो यहाँ पर
सिंपली टाइप को हम चेंज कर देंगे टू रेडियो एंड इसे हम नाम चेंज करके कर देते हैं रेडियो बूटस्ट्रैप फॉर रेडियो बूटस्ट्रैप। यहाँ पर कर देते हैं येस, नो, सेव, रिफ्रेश। तो ये मेरा एक रेडियो बटन आ गया मेरे पास जिसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब और भी इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स होते हैं हमारे बूटस्ट्रैप के अंदर, यानी अगर हम चाहें तो अपने स्विचेस को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके के स्विच हम क्रिएट कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, इतने पार्ट को कॉपी करके यहाँ कर लेते हैं अपने फॉर्म के अंदर पेस्ट। मुझे कौन सी क्लासेस इंक्लूड करनी है, फॉर्म चेक और फॉर्म स्विच, और यहाँ पर कर लेते हैं मार्जिन बॉटम 3। अब इसे कर लेते हैं सेव। तो क्या होगा, इतने पार्ट से मेरे लिए एक स्विच क्रिएट हो जाएगा। इसको कर लेंगे रिफ्रेश। तो इसे हम ऑन कर सकते हैं, इसे हम ऑफ कर सकते हैं, ऑन ऑफ। तो इस तरीके से अलग अलग स्विचेस को हम क्रिएट कर सकते हैं। मुझे बस फॉर्म चेक इनपुट, फॉर्म चेक लेबल, ये बेसिकली एक चेकबॉक्स ही है जिसको स्विच की फॉर्म में डिस्प्ले कराया गया है। तो स्विचेस कुछ नहीं है, दे आर बेसिकली अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ चेकबॉक्सेस जिनको हम यूज कर सकते हैं अपने फॉर्म्स के अंदर। और भी डिफरेंट चीजें हैं जिनको यूज किया जा सकता है। हम चाहें तो इनलाइन चेकबॉक्सेस भी बना सकते हैं इस तरीके से। अब फॉर्म्स के अंदर इन सारी चीजों के साथ साथ हम पढ़ेंगे अपने लेआउट के बारे में। तो जो लेआउट यानी ग्रिड लेआउट जिसको हमने डिस्कस किया, उसको हम फॉर्म के अंदर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल उसका देख लेते हैं कि अभी के लिए मेरा ईमेल और पासवर्ड क्या कर रहे हैं, पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, पर मैं चाहती हूं कि ये दोनों हाफ हाफ विड्थ को ऑक्यूपाई करें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ईमेल और पासवर्ड को, ये मेरा ईमेल वाला डिव हो गया, ये मेरा पासवर्ड वाला डिव हो गया, इन दोनों को हम एक रो के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। यानी हम एक रो क्लास बनाएंगे और इसके अंदर ये वाला जो डिव है ये मेरे ईमेल के लिए आ जाएगा, ये वाला जो डिव है ये मेरे पासवर्ड के लिए आ जाएगा, एंड दोनों को हम अपनी कॉलम क्लास दे देंगे। सेव एंड रिफ्रेश। इसने भी 50% विथ को ऑक्यूपाई कर लिया, मतलब 6 यूनिट्स को, और इसने भी 6 यूनिट्स को ऑक्यूपाई कर लिया। तो ईमेल पासवर्ड अब सेम मेरी रो के अंदर आ गए। अब अगर इनसे इंस्पेक्ट करें तो अभी के लिए क्या है, छोटे स्क्रीन साइजेस में भी ये 50-50% रहेगा, पर मुझे चाहिए कि मीडियम से बड़े पर 50-50 रहे, उससे नीचे क्या हो 100% विथ को ऑक्यूपाई कर ले। तो उसके लिए इसको क्या चेंज कर सकते हैं, कॉलम मीडियम 6। ये चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ग्रिड लेआउट में, कॉलम मीडियम 6। सेव, रिफ्रेश। तो अभी क्या होगा, जैसे ही मीडियम से छोटे लेआउट में जाएंगे ये 100% विड्थ ऑक्यूपाई कर लेंगे, और जैसे ही मीडियम या उससे बड़े स्क्रीन साइज पर जाएंगे ये 50-50% विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो इस तरीके से जो ग्रिड लेआउट हमने पढ़ा था उसको हम फॉर्म्स में भी जाकर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और भी डिफरेंट चीजें हैं जिनको हम ट्राई आउट कर सकते हैं। तो फॉर्म्स के अंदर काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजों को कवर कर लिया है। इनफैक्ट बूटस्ट्रैप के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमने अभी तक कवर किया है। तो आई होप बूटस्ट्रैप का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसके जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट लेआउट्स हैं, वो हमें अच्छे से समझ में आए होंगे, एंड उनको हम खुद से भी अपना टाइम लगाकर प्रैक्टिस करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा हम चीजों को समझेंगे उतना ज्यादा चीजें हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। अलग से जो भी क्लासेस हमने पढ़ी हैं कि BTN क्लास किस काम के लिए, फॉर्म्स क्लास किस काम के लिए, फॉर्म कंट्रोल किस काम के लिए, उसको हमें समझना ज्यादा जरूरी है रादर देन कि हम एक एक क्लास जाकर याद करें। इनफैक्ट याद करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहेगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप के अंदर बहुत सारी हजारों क्लासेस हमारे पास अवेलेबल होंगी, एंड इन सबको याद करना सेंस नहीं बनाता। टाइम के साथ जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमें जो बेसिक क्लासेस है वो ऑटोमेटिकली याद होती रहेंगी। हाय एवरीवन, नेक्स्ट चैप्टर जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इसका नाम है बूटस्ट्रैप। अब चैप्टर की शुरुआत से पहले एक छोटी सी वार्निंग मैं आपको दे देती हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ना हमें ऐसा फील होगा कि हमें थोड़ा सा ना चीट कर दिया गया है। चीट इन द सेंस कि अभी तक बहुत सारे डिफरेंट चैप्टर्स में हमने काफ़ी डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में CSS को पढ़ा है, और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बूटस्ट्रैप को। बूटस्ट्रैप क्या है, बूटस्ट्रैप अपने आप में CSS के लिए एक तरीके से आप एक फ्रेमवर्क समझ सकते हैं। यानी आपको एक टूल किट दे दी गई है। टूल किट क्या होती है, टूल किट वैसे होती है जैसे फर्स्ट एड की किट होती है। फर्स्ट एड की किट में आपके पास बैंडेजेस होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, पट्टी वट्टी सारी चीज़ें होती हैं। तो जो भी सामान आपको चाहिए आप सीधा निकाल सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही CSS के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमें बार बार बिल्ड करना पड़ता है। जैसे हर वेबसाइट पर हमें पता है कोई ना कोई बटन्स तो होंगे ही। मैक्सिमम वेबसाइट के ऊपर एक नैव बार प्रेजेंट होगा ही होगा। इसके अलावा कार्ड जैसी चीज़ें या फॉर्म्स ऐसी चीज़ें हैं CSS की जिनको हम बार बार डिफरेंट वेबसाइट्स पर यूज़ कर सकते हैं। आपके वेबसाइट्स पर कॉन्टैक्ट के लिए फॉर्म होते हैं, साइन अप के लिए फॉर्म होते हैं, लॉगिन के लिए फॉर्म होते हैं। तो डिफरेंट CSS के ऐसे कॉम्पोनेंट्स होते हैं जिनको हमें बार बार यूज़ करना पड़ता है। या और भी डिफरेंट चीज़ें हैं जैसे फ्लेक्स बॉक्स जैसी चीज़ हो गई जिसको हम बार बार वेबसाइट के ऊपर यूज़ करेंगे।
तो बूटस्ट्रैप हमें वो शक्ति प्रदान करता है जिसकी मदद से ऐसी चीज़ें, ऐसे कंपोनेंट्स जिनको हमें बार बार यूज़ करना पड़ता है, उसको बूटस्ट्रैप ने ऑलरेडी एक अच्छी स्टाइलिंग देकर एक टूल किट बना के रख रखी है कि आपको अपनी वेबसाइट पर एक बटन लगाना है तो आप बूटस्ट्रैप का अच्छा सा CSS से स्टाइल्ड बटन उठा सकते हैं और अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं। अगर आपको अपनी वेबसाइट के लिए एक अच्छा सा सुंदर सा दिखने वाला फॉर्म बनाना है तो बूटस्ट्रैप ने ऑलरेडी फॉर्म बनाए हुए हैं, आप उन फॉर्म्स को उठा सकते हैं और अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हैं। तो आपको खुद से बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग शुरुआत से CSS ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती काफ़ी बेसिक कंपोनेंट्स के ऊपर। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा चीटेड फील हो सकता है कि इतनी सारी हमने CSS सीखी और अब हम बूटस्ट्रैप की बात कर रहे हैं जहां पर ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जो हम बेसिक से CSS से बना रहे थे, जैसे हमने कार्ड्स वाला एक बेसिक प्रोजेक्ट बनाया था, तो वैसी चीज़ें ऑलरेडी टेम्पलेट की तरह हमें बूटस्ट्रैप के अंदर मिल जाती है। पर उस चीज़ से निराश नहीं होना, वो एक्चुअली चीटेड फील होने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम वेबसाइट्स के अंदर आज भी स्टाइलिंग के लिए प्योर वेनिला CSS ही यूज़ होती है। बूटस्ट्रैप आपको कई सारी वेबसाइट्स के ऊपर, इनफैक्ट जितनी भी वेबसाइट के ऊपर फ्रेमवर्क्स यूज होते हैं, ये फ्रेमवर्क क्या होते हैं, ये टूल किट्स होती हैं जिनके अंदर बहुत सारा ऐसा सामान अवेलेबल होता है जो आपको शुरुआत से नहीं इंप्लीमेंट करना पड़ता। तो जितने भी फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है मार्केट में उसमें बूटस्ट्रैप सबसे ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन बूटस्ट्रैप से भी ज्यादा पॉपुलर क्या है, प्योर CSS। इसीलिए सबसे पहली प्रायोरिटी तो हमारी यही होनी चाहिए कि हमें प्योर CSS लिखना बहुत अच्छे से आता हो, एंड सेकंड पे प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जितने भी फ्रेमवर्क्स है उसमें से बूटस्ट्रैप क्योंकि सबसे पॉपुलर है तो बूटस्ट्रैप की हमें अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो इस चैप्टर के अंदर हम बूटस्ट्रैप को डिटेल से पढ़ेंगे, बिल्कुल भी चीटेड फील नहीं करेंगे, ये फील करेंगे कि हमें ऑलरेडी वेनिला CSS को इंप्लीमेंट करना आता है, तो बूटस्ट्रैप में जो चीज़ें चल रही हैं उनको तो समझने में हमें और ज़्यादा आसानी होगी एंड और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम उन चीज़ों को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो हमने फ्रेमवर्क्स देख लिया कि फ्रेमवर्क क्या होता है। फ्रेमवर्क होती है बेसिक हमारी टूल किट, और मार्केट के अंदर बहुत सारी CSS फ्रेमवर्क्स हैं जिसमें से सबसे पॉपुलर है बूटस्ट्रैप, तो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक और चीज़ है जो मैं आपको चैप्टर के स्टार्ट में ही बोलना चाहूंगी कि जैसे हमने CSS में बात की थी कि स्टाइलिंग के कंपोनेंट्स को समझना, स्टाइलिंग के फंडों को, प्रोसेस को, किस तरीके से चीज़ें काम कर रही है उस चीज़ को समझना, कंठस्थ करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको बहुत ज़्यादा सिंटैक्स याद करने की जरूरत नहीं है, CSS प्रॉपर्टीज याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए हम कभी भी जाकर डॉक्यूमेंटेशन को रेफर कर सकते हैं। वैसा ही कुछ बूटस्ट्रैप के अंदर है। बूटस्ट्रैप के अंदर क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, किस तरीके से उनको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे बूटस्ट्रैप को रन करना है अपने सिस्टम के ऊपर, तो इस तरीके की चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपोनेंट्स कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं, उनकी स्टाइलिंग हम खुद कैसे चेंज कर सकते हैं, वो फंडे समझना जरूरी है, रादर देन कि हम बूटस्ट्रैप को पूरा याद कर लें, उसकी क्लासेस को याद कर लें। तो हमें फोकस किस चीज पर करना है, हमें फोकस करना है जब भी हम CSS या बूटस्ट्रैप को पढ़ रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करना है, रादर देन कि हम चीजों को याद करें, क्योंकि मेमोराइजेशन, रट्टेबाजी जो है उसकी जरूरत नहीं होती डेवलपमेंट के अंदर। उसके लिए कभी भी जाकर हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्स को रेफर कर सकते हैं। ऑब्वियसली कुछ ऐसी क्लासेस होंगी, कुछ ऐसी बेसिक चीजें होंगी जिनको हम इतनी बार यूज कर लेंगे कि वो हमें याद ही हो जाएंगी अल्टीमेटली। जैसे मुझे अब पता है कि अगर मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो मुझे बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ेगा, या फॉन्ट साइज चेंज करना है तो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ेगा। तो बेसिक चीजें तो हमें ऑलरेडी याद हो जाती हैं, बट कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें जैसे अलाइन आइटम्स, जस्टिफाई कंटेंट, इन सब में डिफरेंसेस क्या होते हैं वो आप कभी भी जाकर अपने डॉक्यूमेंटेशंस को रेफर करके दोबारा सीख सकते हैं। अब बात करते हैं बूटस्ट्रैप की। बूटस्ट्रैप एक बहुत स्पेशल फ्रेमवर्क है जो हमारी फ्लेक्सबॉक्स के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। यानी फ्लेक्सबॉक्स के अंदर हमने सीखा था कि कैसे अपने कंपोनेंट्स को लेआउट में सेटअप करना है, तो उसी सेम कॉन्सेप्ट पर हमारा बूटस्ट्रैप वर्क करता है। एंड इसके साथ साथ बूटस्ट्रैप के अंदर कई प्री बिल्ट कंपोनेंट्स भी होते हैं। प्री बिल्ट कंपोनेंट्स कहने का मतलब है कंपोनेंट्स हो गए, जैसे हम बटन को एक कंपोनेंट कह सकते हैं, तो हमारे कई सारे प्री बिल्ट बटन्स होंगे, हमारे फॉर्म्स होंगे कई सारे। इसके अलावा कह सकते हैं नैव बार होगा, या जो कार्ड हमने बिल्ड किए थे उस तरीके के कार्ड टाइप कंपोनेंट्स होंगे, एंड और भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे जिनको हम यूज करके देखने वाले हैं आज के चैप्टर के अंदर। तो इस तरीके के प्री बिल्ड कंपोनेंट्स होते हैं बहुत सारे, जिनकी स्टाइलिंग ऑलरेडी दे रखी होती है, तो पहले से ही खूबसूरत दिखने वाले कंपोनेंट्स हैं जिनको बस हमें अपने फाइल के अंदर यूज करना है, इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बूटस्ट्रैप एग्जैक्टली है क्या। बूटस्ट्रैप की अगर वो जो डेफिनेशन दिखाते हैं वेबसाइट के ऊपर उसकी बात करें तो बूटस्ट्रैप इज अ पावरफुल फीचर पैक्ड फ्रंट एंड टूल किट।
यानी ऐसी फ्रंट एंड की टूल किट है जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स पैक्ड है। अब इससे हम काफ़ी चीज़ों को बिल्ड कर सकते हैं, प्रोटोटाइप से प्रोडक्शन तक। यानी अगर हमें सिर्फ किसी चीज़ का प्रोटोटाइप बनाना है, मतलब छोटे लेवल पर सिर्फ एग्जाम्पल के लिए किसी को शोकेस करने के लिए चीज़ बनानी है, अगर कॉलेज का सिर्फ प्रोजेक्ट बनाना है तो उस तरीके की चीज़ें भी बना सकते हैं। और एक्चुअल आपको रियल लाइफ वेबसाइट्स के ऊपर इसको इंप्लीमेंट करना है जो प्रोडक्शन लेवल पे काम कर रही हैं, तो आप उस तरीके की चीज़ें भी बिल्ड कर सकते हैं इन मिनट्स। वैसे इन मिनट्स कहना मतलब हर चीज़ इन मिनट्स नहीं हो पाएगी, बट डेफिनेटली आपको बहुत सारी एग्जिस्टिंग चीज़ें मिल जाएंगी जो बहुत सुंदर है, एंड उसमें हम अपने हिसाब से कस्टमाइजेशंस भी कर सकते हैं। तो बेसिकली बूटस्ट्रैप के अंदर ऑलरेडी हमारी प्री बिल्ट CSS फाइल्स होती हैं। अब CSS फाइल्स कहने का क्या मतलब है, हम हमेशा अपने प्रोजेक्ट के लिए एक style.css को क्रिएट करते हैं और style.css में हमारा सारा CSS का कोड लिखा होता है। अब उस style.css को हम किसी भी HTML के साथ अटैच कर दें तो सारी स्टाइलिंग हम इंपोर्ट कर पाएंगे। वैसे ही बूटस्ट्रैप के अंदर भी आपकी प्री बिल्ट CSS फाइल्स होती हैं जिनके अंदर कुछ CSS लिखा हुआ है, उसको आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली उस स्टाइल को अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो एक बार हम बूटस्ट्रैप की वेबसाइट को विजिट करके देखते हैं। ये है मेरी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट, ये है मेरा इंट्रोडक्शन पेज। तो आप जब भी सर्च करेंगे बूटस्ट्रैप, हम कहाँ जा सकते हैं, हम getbootstrap.com पर जब भी जाएंगे तो ये हमारे लिए मेरी पूरी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट खुल जाएगी। एंड अगर इस वेबसाइट के ऊपर मुझे बूटस्ट्रैप के बारे में और चीज़ें जाननी है तो हम हमेशा डॉक्यूमेंटेशन पर जा सकते हैं, रीड डॉक्स। तो यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें मुझे मिल जाएंगी। अब यहाँ पर मेरी डेफिनेशन मुझे मिल जाएगी, एंड इसके साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें हमें इस वाले नैव बार के अंदर दिख रही हैं, जैसे लेआउट में ब्रेक पॉइंट, कंटेनर, ग्रिड, इन सारी चीज़ों को हम सीखने वाले हैं। हम फॉर्म्स की बात करें तो फॉर्म्स में किस किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। हम कंपोनेंट्स की बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि बूटस्ट्रैप में होता क्या है। जैसे कंपोनेंट्स में मैं बटन्स पे जाऊँ तो बूटस्ट्रैप की हेल्प से मैं ये अलग अलग टाइप के सुंदर दिखने वाले बटन्स को क्रिएट कर सकती हूँ। हमारे जो नॉर्मल बटन्स हम HTML CSS से क्रिएट करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक दिखते हैं, बट बूटस्ट्रैप से जो बटन क्रिएटेड हैं इनकी स्टाइलिंग हमें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। इस तरीके के बटन्स हम क्रिएट कर सकते हैं, इस तरीके के बटन्स हम क्रिएट कर सकते हैं, और ये तो सिर्फ बटन्स का एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर मुझे कोई कार्ड क्रिएट करना हो तो कुछ इस तरीके के हम कार्ड क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हमें कुछ नैव बार टाइप चीज़ क्रिएट करनी है तो नेविगेशन बार के लिए ये ड्रॉप डाउन हो गया। इस तरीके से कोई भी नेविगेशन बार क्रिएट किया जा सकता है। साथ के साथ मुझे कुछ सर्च करना हो, साथ में एक बटन देना हो, इस तरीके का नैव बार हम क्रिएट कर सकते हैं। या फिर और भी चीज़ें हैं, जैसे अगर मुझे अलर्ट्स क्रिएट करने हैं तो इस तरीके के हम अलर्ट्स दिखा सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, उनको हम रीसाइज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जो सिर्फ CSS तक लिमिटेड नहीं है, जावास्क्रिप्ट को भी यूज़ करके काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी, काफ़ी सारी चीज़ें जो इंप्लीमेंट होती हैं वो सब बूटस्ट्रैप के अंदर अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा अगर मुझे फॉर्म्स को देखना है तो फॉर्म्स के अंदर कई सारी डिफरेंट टाइप की चीज़ें हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर मुझे ये सुंदर रेडियो बटन्स हम बना सकते हैं, या फिर अगर मुझे लेआउट की मैं बात करूं तो इस तरीके का कुछ बेटर दिखने वाला फॉर्म हम क्रिएट कर सकते हैं। ग्रिड की फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं, इस तरीके का एक कंप्लीट फॉर्म लेआउट हम बना सकते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनको हमें बार बार यूज़ करना पड़ता है। एंड अगर हम फॉर्म CSS से बनाने लग जाएं, प्योर CSS से, तो ऐसा फॉर्म हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बट उसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो सकता है हमें 10 मिनट लग जाए, हो सकता है हमें 15 मिनट लग जाए, बट यहाँ से बूटस्ट्रैप से अगर हम उस फॉर्म के डिफरेंट क्लासेस को सीधा इंप्लीमेंट कर लेंगे तो हो सकता है सेम फॉर्म को हम 2 से 3 मिनट के अंदर पूरा तैयार करके रेडी होकर बैठ जाए। तो बूटस्ट्रैप अपने साथ डिफरेंट फ़ायदों को लेकर आता है। बूटस्ट्रैप के बेनिफिट्स की बात करें तो मेजर 3 बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला, बूटस्ट्रैप की मदद से जो हम डेवलपमेंट करते हैं वो प्रोसेस हमारा फास्टर हो जाता है, ईजियर हो जाता है, जल्दी हम सेम चीज़ों को इंप्लीमेंट कर पाते हैं। ऐसा नहीं उन चीज़ों को बेसिक CSS से इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता, बस ये है कि जल्दी किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अ फ्रेमवर्क लाइक बूटस्ट्रैप। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी प्री बिल्ट कंपोनेंट्स होते हैं जो कि अच्छी चॉइस होती हैं, देखने में सुंदर होते हैं। एंड इसके साथ साथ ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी भी बहुत अच्छी है बूटस्ट्रैप की, यानी बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी दिखेंगी जो मैक्सिमम ब्राउज़र्स पर आपकी वर्क करती हैं। ऐसा नहीं है कि आपके क्रोम पे चल जाएगा, फायरफॉक्स पे नहीं चलेगा, या सफारी पर वो चीज़ नहीं चल रही होगी। मैक्सिमम ब्राउज़र्स पर मैक्सिमम चीज़ें चल रही होती हैं, विच इज़ अ रियली गुड थिंग इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। एंड इसके साथ साथ जो एक कॉम्पोनेंट्स ऑलरेडी बने होते हैं ये पहले से ही रिस्पॉन्सिव होते हैं, तो ऐसा नहीं है इनको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमें अलग से CSS लिखनी पड़ेगी, तो ऑलरेडी काफ़ी रिस्पॉन्सिव चीज़ें हमें दिख जाती हैं।
जैसे यहाँ पर इंस्पेक्ट करूँ अगर इस फॉर्म को, तो स्क्रीन साइज जैसे जैसे छोटा होगा, ये क्या हुआ, रिस्पॉन्सिव है इसीलिए ईमेल पासवर्ड अब 2 लाइंस के ऊपर आ गया, नहीं तो नॉर्मल लेआउट में ईमेल एंड पासवर्ड था, यहाँ पर सिटी स्टेट जिप, इनको भी छोटा करेंगे तो इन तीनों के लिए भी अलग अलग मेरे पास ऑप्शंस आ गए। तो इस तरीके से जो भी कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं हम, जो भी लेआउट देखते हैं, वो पहले से ही ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव होता है, तो वो रिस्पॉन्सिव बनाने में हमें टाइम एक्स्ट्रा नहीं लगाना पड़ता। बट यहाँ पर एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है, तो फिर तो हमें हमेशा बूटस्ट्रैप यूज़ करना चाहिए, हमें CSS की क्या ज़रूरत है? CSS की ज़रूरत इसलिए होती है कि बूटस्ट्रैप में ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली जो आप सोच रहे हैं आपको वैसा कॉम्पोनेंट दिख जाएगा। तो ऑलरेडी अगर आपने कोई कॉम्पोनेंट का लेआउट ले लिया है, उसको अपने हिसाब से और कस्टमाइज करने के लिए हम CSS को यूज़ कर सकते हैं। वरना अगर हमें ऐसी चीज़ बनानी है जो पहले किसी ने अच्छे से इंप्लीमेंट कर नहीं रखी हो, तो अपने जो भी कस्टमाइजेशंस होते हैं वो सारे के सारे एट द एंड करने तो हमें वेनिला CSS से ही पड़ते हैं। एंड इसके साथ साथ हम मोस्टली केसेस में सिर्फ प्योर CSS को ही यूज़ करेंगे, पर जब हमें जल्दी चीज़ों को करना होगा, फास्टर या ईजियर प्रोसेस बनाना होगा, तब हम अपने बूटस्ट्रैप को यूज़ कर सकते हैं। और बूटस्ट्रैप को वेबसाइट्स के ऊपर यूज़ करना कंपलसरी नहीं होता, तो ऐसा कोई कंपल्जन नहीं सोचना कि हमने फ्रेमवर्क बूटस्ट्रैप सीख लिया तो हमेशा इसी को यूज़ करना है आज के बाद। जब आपको फील हो कि हाँ कुछ ऐसे कॉम्पोनेंट्स हैं या कुछ ऐसे लेआउट्स हैं जो बूटस्ट्रैप के अंदर बहुत अच्छे से अवेलेबल हैं और वेबसाइट के ऊपर सुंदर लगेंगे, तब हम बूटस्ट्रैप को यूज़ कर सकते हैं।